अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज़ की कहानी अंबर और खलाई मखलूक। ये अजीब चीज़ क्या थी? अंबर और नाग ने सितारों की धीमी धीमी रोशनी में देखा कि कछुए की तरह का एक जानवर उड़ता हुआ झाड़ियों में से निकलकर नाग के सामने आकर बैठ गया। उसकी 4 गर्दनें थीं जिनके ऊपर सांपों की तरह के 4 मुंह थे। ये सांप कछुआ था। सांप कछुए ने चारों गर्दनें झुका दी। उसकी चौथी गर्दन वाला मुंह ही बात कर सकता था। सांप कछुए ने अपनी जुबान में कहा, नाग देवता का हमारे सैयारे पर आना मुबारक हो। मैं आपको सलाम करता हूँ। मैं सांप कछुआ हूँ। नाग पहले तो दिलचस्पी से सांप कछुए को देखता रहा। अंबर भी उसे हैरत से तक रहा था। नाग ने कहा, क्या इस सैयारे के सांप तुम्हारी तरह होते हैं? सांप कछुआ बोला, हाँ मुकद्दस नाग, हम सांप कछुए हैं। हम हवा में उड़ सकते हैं। हमें किसी को डसना होता है तो हम अपने जिस्म से जहर की छोटी सी लकीर खारिज करते हैं जो दुश्मन के जिस्म पर पड़ते ही उसे मौत की नींद सुला देती है। नाग ने पूछा, हमें यह बताओ कि क्या इस सैयारे पर कोई मखलूक आबाद है? सांप कछुआ बोला, मुकद्दस देवता, यहाँ कुछ अरसे से आपकी शक्ल जैसे लोग आकर सैयारे की उस तरफ रहने लगे हैं। हम उनके नजदीक कभी नहीं गए। नाग ने पूछा, ये लोग तो हमारी जमीन के आदमी हैं। मुझे ये बताओ कि क्या इस सैयारे की दूसरी जानिब भी कोई मखलूक रहती है? सांप कछुए ने कहा, मुकद्दस नाग, हम कभी इस सैयारे की दूसरी जानिब नहीं गए क्योंकि हमने अपने बुजुर्गों से सुन रखा है कि सैयारे की दूसरी जानिब जिन भूतों की मखलूक रहती है जो जानवरों की तरफ देखकर ही उन्हें बेहोश कर देती है और फिर उन्हें खा जाती है। इसलिए हमने कभी दूसरी तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। नाग ने अंबर की तरफ देखा। अंबर ने अपनी जुबान में कहा, ये हम खुद ही पता कर लेंगे नाग। तुम इससे ये पूछो कि यहाँ की जमीन के नीचे कोई तेल की तरह की कोई शय है? नाग ने जब यही सवाल सांप कछुए से किया तो वो बोला, मुकद्दस नाग देवता, हमने अपने बुजुर्गों से यह भी सुना है कि हमारे सैयारे की दूसरी जानिब काले पहाड़ों के बीच में एक तालाब है जिसके नीचे स्याह गाढ़ा तेल जमा हुआ है। हो सकता है यही वो तेल हो जिसके बारे में आप पूछ रही हैं, क्योंकि सुना गया है कि उस तेल को फौरन आग लग जाती है। नाग ने मुस्कुराकर अंबर की तरफ देखा क्योंकि उन्हें जिस चीज की तलाश थी वो उन्हें मिल गई थी। नाग ने सांप कछुए से कहा, ठीक है दोस्त, अब तुम जा सकती हो। अगर जरूरत हुई तो मैं तुम्हें फिर बुला लूंगा। जो हुक्म मुकद्दस देवता। ये कहकर सांप कछुआ उड़ा और झाड़ियों के पीछे गायब हो गया। अंबर और नाग वापस गार में आकर बैठ गए और बातें करने लगे। अंबर ने कहा, एक बात का तो पता चल गया कि इस सैयारे की दूसरी जानिब काले पहाड़ों के तालाब में तेल जमी हुई गार की शक्ल में मौजूद है। दूसरी बात यह कि वहां जिन भूतों की कोई मखलूक रहती है। नाग कहने लगा, भाई अंबर, जिन भूतों के तो हम कायल नहीं हैं, क्योंकि ये तो तुम भी जानते हो कि जिन भूत कहीं नहीं होते। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि वहां कोई बड़ी ताकतवर मखलूक आबाद हो जो जादू तिलिस्म जानती हो। अंबर बोला, बहरहाल हमें उस तरफ चलकर मालूम करना चाहिए, लेकिन मैं तो खलाबाज शीला को लेकर जा रहा हूँ। सवाल यह है कि क्या शीला को भी मालूम नहीं कि सैयारे की दूसरी जानिब जिन भूतों की मखलूक आबाद है? नाग ने कहा, शीला को कैसे पता चल सकता है? वो भी हमारी तरह जमीन से आई है। वो भी यहाँ हमारी तरह अजनबी है। अब सोचना यह है कि कहीं उसे साथ ले जाने से उसकी जिंदगी खतरे में तो नहीं पड़ जाएगी। अंबर बोला, मैंने उसकी जान बचाने का जिम्मा ले लिया है। मैं उसकी जान जरूर बचाऊंगा और हम दोनों मिलकर उसकी जान की हिफाजत करेंगे। हम ऐसा कर सकते हैं, क्यों नहीं? नाग ये कहकर खामोश हो गया। फिर बोला, हमें सैयारे की दूसरी जानिब जाकर काले पहाड़ों के तालाब में से गैस की माया गार निकालकर शटल तक लानी होगी। अगर हमें सैयारे की दूसरी जानिब भी मारी और केटी ना मिली तो हम इस खलाई शटल को यहाँ से उड़ाकर किसी दूसरे सैयारे पर जा सकेंगे। अंबर ने कहा, मगर माया गैस की गार को हल्की फुल्की बुखारात की गैस में तब्दील करना भी तो मुश्किल काम है। नाग बोला, इस काम में खलाबाज साइंसदान मिस्टर स्टोन हमारी मदद करेगा। वो माया गैस की गार को माया या बुखारात में तब्दील करना जानता होगा। अंबर ने कहा, तो सबसे पहले यहाँ मिस्टर स्टोन से बात करनी चाहिए। ये नुक्ता बड़ा अहम था। मिस्टर स्टोन से शटल के जमे हुए ईंधन के मिल जाने के बारे में बात करना जरूरी था। अंबर कहने लगा, अब मैं अकेला खलाबाजों की नगरी में नहीं जा सकता। हाँ, कल रात जब शीला मेरे पास आएगी तो उससे बात करूंगा। आखिर यही तय पाया कि शीला से बात की जाए। दूसरी रात नाग उसी तरह सांप बनकर गार के पत्थरों में छुप गया। शीला रात के अंधेरे में गार में आई। एक मैला सा थैला उसके कांधे पर था। वो आदमखोर खलाबाजों की बस्ती से भागकर आ गई थी और अब अंबर को अपने साथ लेकर सैयारे के किसी वीरान और दूर दराज मुकाम पर चले जाना चाहती थी। अंबर ने शीला से बात की और कहा कि मेरा ख्याल है कि सैयारे की दूसरी जानिब काले पहाड़ों में एक तालाब है जिसकी तह में जमा हुआ काला पेट्रोल या गैस मौजूद है। खलाबाज शीला ताज्जुब से अंबर की तरफ देखने लगी। क्या तुम सच कहते हो? तुम्हें कैसे पता चला? अंबर ने कहा, मैंने मिस्र में जमीन का इल्म पढ़ा था। मैंने यहाँ के पत्थरों की साख्त को गौर से देखा। मुझे यकीन है कि यहाँ से दूर कोई काला पहाड़ है और वहाँ कोई तालाब है
जिसकी तह में गैस जमी हुई गार की शक्ल में मौजूद है। खलाबाज औरत शीला बोली, अगर तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त निकला तो हम अपनी खलाई शटल को फिर से फिजा में बुलंद कर सकेंगे। अंबर ने कहा, मेरे ख्याल में हमें उस जमी हुई गार को गैस की शक्ल में लाने के लिए तुम्हारे साइंसदान लीडर मिस्टर स्टोन से मदद लेना होगी। क्या ख्याल है, हम मिस्टर स्टोन को भी अपने साथ न ले चलें? हो सकता है वो जमी हुई गार को गैस में बदल दें। शीला कहने लगी, जब तक मैं अपनी आंखों से तालाब की तह वाली जमी हुई गार को ना देख लूं, मैं मिस्टर स्टोन को अपने साथ नहीं मिला सकती। मैंने भी MSc की है, मैं जमी हुई गैस को पहचान लूंगी। अगर तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त निकला तो हम वापस आकर मिस्टर स्टोन को राजदारी से अपने साथ ले चलेंगे और फिर खलाई शटल के जरिए यहाँ से निकलकर वापस अपनी जमीन पर पहुंच जाएंगे। अंबर क्या कह सकता था? शीला की तजवीज़ माकूल थी। इसमें कोई शक नहीं कि पहले उन्हें जाकर पता करना चाहिए कि काले पहाड़ों के तालाब में पेट्रोल या गैस जमी हुई गार की शक्ल में मौजूद भी है कि नहीं। नाग ये बातें सुन रहा था, उसे भी ये तजवीज़ पसंद आई थी। शीला ने कहा, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मेरे खलाबाज साथी तुम्हें जगह जगह तलाश करते फिर रही हैं, क्योंकि उनका शिकार उनके हाथ से निकल गया है। अंबर ने कहा, मैं तैयार हूँ, मगर क्या हमें पैदल चलना होगा? शीला बोली, काश मेरे पास हेलीकॉप्टर होता, मगर मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ मजबूर हूँ। हमें इस खड्ड के आखिरी किनारे तक पैदल ही चलना होगा। जहाँ ये घाटी खत्म होती है वहाँ एक दरिया बहता है। एक बार हमने दरिया पार कर लिया तो फिर ये आदमखोर खलाबाज हम तक नहीं पहुँच सकेंगे। अंबर ने कहा, ठीक है, चलो हम यहाँ से निकल चलते हैं। अंबर और शीला गार से बाहर आकर खड्ड की घाटी में चलने लगे। अंबर ने शीला से पूछा कि इस थैले में क्या है? शीला ने बताया, मेरे थैले में ग़िज़ाई घास के 2 गट्ठे हैं, जिन्हें खाकर हम 2-3 रोज़ गुजारा कर लेंगे। उसके बाद ये घास जहाँ हम जाकर ठहरेंगे वहाँ उगा लेंगे। शीला के थैले में एक माचिस की डिब्बी और मोमबत्ती भी थी। दुनिया से वो जो चीज़ें अपने साथ लेकर खलाई शटल में रवाना हुए थे, उनमें से यही 2 चीज़ें शीला के पास रह गई थीं। नाग भी खामोश और राजदारी से उनके पीछे पीछे घाटी में चल रहा था। अंबर को नाग की खुशबू बराबर आ रही थी। 2-3 घंटे वो घाटी में चलते रहे। शीला गर्चे बड़ी तरबियत याफ्ता और अमरीकी खलाबाज थी, लेकिन आखिर बेचारी औरत थी। वो रास्ते में कई बार थकी और आराम करने बैठ गई। जब घाटी खत्म हुई तो रात ढलने लगी। उनके सामने एक दरिया था। दरिया ज्यादा चौड़ा नहीं था। उसके दूसरे किनारे की चट्टानें दूर ही से नजर आ रही थीं। अंबर ने शीला से पूछा कि क्या उसे तैरना आता है? शीला बोली, मैं कॉलेज में बेहतरीन तैराक थी। उन्होंने दरिया में छलांगें लगा दी। नाग भी उनके पीछे पानी में उतर गया। दरिया का पानी ज्यादा ठंडा नहीं था। वो दोनों तैरते हुए दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। फिर उन्होंने चट्टानों के दरमियान अपना सफर शुरू कर दिया। चलते चलते जब सूरज निकला और चारों तरफ उसकी रोशनी फैली तो अंबर ने देखा कि दूर, बहुत दूर स्याह पहाड़ियों का सिलसिला है। अंबर ने शीला से कहा, ये पहाड़ स्यारे से दूसरी तरफ हैं क्या? हाँ, शीला बोली, मैं इन्हीं पहाड़ों के पार जाना चाहती हूँ। वहाँ हम किसी जगह खुफिया घर बना लेंगे, फिर जमी हुई गैस के तालाब का नमूना लेकर उसका जायजा लेंगे। अगर मेरे अंदाजे के मुताबिक उसमें पेट्रोल हुआ तो हम मिस्टर स्टोन को भी वहाँ बुला लेंगे। वो एक जगह सांस लेने के लिए रुक गए। यहाँ जमीन बिल्कुल बंजर और सख्त थी। कहीं कोई झाड़ी या घास नहीं उगी हुई थी। शीला ने थैले में से सब्ज रंग के घास का गट्ठा निकाला, उसमें चंद खोशे निकालकर अंबर को दिए और कुछ खुद खाने लगी। अंबर ने महसूस किया कि घास की खुशबू का जायका नमकीन था। उसे जरूरत तो नहीं थी, मगर वो शीला के सामने उन्हें खा गया। अंबर ने चोरी चोरी पीछे नजर डालकर नाग को तलाश किया। नाग सांप की शक्ल में एक जगह बंजर जमीन के नन्हे से गड़े में से सर बाहर निकाले अंबर को तक रहा था। अंबर मुस्कुरा दिया। शीला ने पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो अंबर? अंबर बोला, अपनी किस्मत पर मुस्कुरा रहा हूँ कि कहाँ अपनी ज़मीन पर चैन की ज़िंदगी बसर कर रहा था और अब कहाँ आ गया हूँ। क्या जाने इस सियारे से कब निजात मिले। खुदा जाने अब वापस जाना भी नसीब हो कि नहीं। शीला ने आह भरी और बोली, कभी कभी मैं भी नाउमीद हो जाती हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई है। तुम मेरे साथ हो और मैं अपने आदमखोर साथियों के चुंगल से निकल आई हूँ। मैं अपने अंदर नई ताकत महसूस कर रही हूँ। मुझे यकीन है कि अगर हमने हिम्मत से काम लिया तो यहाँ से एक ना एक दिन ज़रूर वापस अपनी दुनिया में पहुँच जाएंगे। अंबर ने कहा, जो इंसान खुदा पर भरोसा रखकर अपनी हिम्मत से काम लेते हुए आगे बढ़ता है, खुदा उसको ज़रूर कामयाबी अता फरमाता है। हमें खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। खलाबाज अमरीकी औरत शीला बोली, मैं भी खुदा पर एतकाद रखती हूँ। मुझे यकीन है कि वो सारी कायनात का मालिक है। इस सैयारे पर भी उसी की कुदरत काम कर रही है। वो हमारी ज़रूर मदद करेगा। नाग उन दोनों की बातें सुनता रहा। थोड़ी देर वहाँ बैठकर आराम करने के बाद अंबर और शीला काले स्याह पहाड़ों की तरफ रवाना हो गए। नाग भी उनके पीछे चल पड़ा। उनके आगे वही काले पहाड़ थे जिनके बारे में सांप कछुए ने बताया था कि वहाँ जिन भूतों की बस्ती है। शीला ने सामने काले पहाड़ों की तरफ देखते हुए कहा, हो सकता है वहाँ सचमुच कोई मखलूक आबाद हो। हमारे पास तो अपनी हिफाजत करने के लिए कोई हथियार भी नहीं है। अंबर ने कहा, खुदा हमारी मदद करेगा।
सारा दिन वो सफ़र करते रहे। कई मैदान, कई वादियाँ आई और गुजर गईं। शाम हो गई मगर काले पहाड़ अब भी काफ़ी दूर थे। शीला ने कहा, दूर से देखने पर ये पहाड़ किस कदर करीब नजर आते थे, मगर ये तो बहुत दूर हैं। पहाड़ों के बारे में ऐसा ही महसूस हुआ करता है। मेरा ख्याल है हम कल इन पहाड़ों के पास पहुंच जाएंगे। रात उन्होंने एक जगह चट्टानों के दरमियान गुजारी। नाग भी कुछ फासले पर खामोशी से पड़ा रहा। रात को जब शीला सो गई तो नाग अंबर के पास आ गया और वो दोनों बातें करने लगे। नाग ने कहा, मुझे इन पहाड़ों पर अभी थोड़ी देर पहले सब्ज रंग की रोशनी सी दिखाई दी थी। मेरा ख्याल है कि मैं उकाब बनकर इन पहाड़ों का जायजा लेता हूँ। अंबर ने उसे इजाजत दे दी। नाग उड़कर पहाड़ों की तरफ निकल गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो बोला, मुझे वहां कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने उन पहाड़ों के दरमियान एक स्याह रंग का तालाब भी देखा है जिसमें काले रंग का कीचड़ ही कीचड़ था। अंबर ने कहा, यही जमा हुआ पेट्रोल है जो हमारे काम आ सकता है। लेकिन नाग बोला, उस तालाब के ऊपर उड़ते हुए मुझे 2-3 बार झटका सा लगा था और मैं नीचे को चला गया था। अंबर बोला, ये तुम्हारा वहम होगा नाग। तालाब में जमे हुए पेट्रोल के सिवा कुछ नहीं है। ये एक तरह का डीजल या मोबिल ऑयल है जिसमें से हम पेट्रोल और गैस निकाल सकते हैं। हो सकता है उसकी तेज गैस की वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हुआ हो कि झटका लगा है। नाग ने कहा, बहरहाल हमें हर तरह से चौकस होकर उन पहाड़ों में दाखिल होना होगा। शीला की आंख खुल गई। नाग तेजी से घास में छुप गया। शीला बोली, अंबर तुम किससे बातें कर रहे थे? अंबर ने जल्दी से संभल कर कहा, वो मैं अपने आप से बातें कर रहा था कि पहाड़ों के दरमियान अगर कोई दुश्मन मखलूक हुई तो हमें अपनी हिफाजत किस तरह करनी होगी। शीला ने नींद भरी आवाज में कहा, सो जाओ अंबर, खुदा सब ठीक करेगा। अंबर खामोशी से लेट गया। दूसरे दिन भी वो सारा दिन चलते रहे। तीसरे पहर जब सूरज गुरूब होने की तैयारियां कर रहा था, अंबर और शीला काले पहाड़ों के दामन में पहुंच गई। यहाँ 2 पहाड़ों के दरमियान एक दर्रा सा बना हुआ था। ये दर्रा एक गली की तरह था। दोनों तरफ पहाड़ों की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी थीं। दरमियान में एक तंग सी पथरीली गली जा रही थी। शीला और अंबर उस गली में चलने लगे। नाग पहाड़ की दीवार पर आगे को रेंग रहा था। दर्रा यानी पहाड़ी गली खत्म हुई तो सामने उन्हें पहाड़ों के दरमियान प्याले की शक्ल का एक छोटा सा तालाब नजर आया। तालाब में स्याह रंग का कीचड़ ही कीचड़ था। अंबर ने शीला से कहा, शीला तुम गैस की तेज बू सूंघ रही हो, ये डीजल की बू है। इस तालाब के कीचड़ में इतना पेट्रोल और गैस जमा है कि हम बड़ी आसानी से खलाई शटल की मदद से वापस अपनी जमीन पर जा सकते हैं। नाग एक तरफ सांप की शक्ल में छुपा हुआ था। शीला और अंबर तालाब के किनारे पहुंचकर झुककर तालाब को देखने लगे। नाग भी एक जानिब रेंगता हुआ तालाब के किनारे पहुंच गया। शीला ने तालाब में हाथ डालकर थोड़ा सा कीचड़ यानी कार हाथ में उठाई। कीचड़ को हाथ में लेते ही शीला अपनी जगह से 2 फुट ऊपर को उछली और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। वो बेहोश हो चुकी थी। अंबर जल्दी से उसके करीब आ गया। उसने उसे आवाजें दी, शीला शीला होश करो। नाग भी तेजी से अंबर के पास आ गया। नाग ने अब सांप की शक्ल इख्तियार कर रखी थी। ये इस कीचड़ की वजह से हुआ है अंबर, इसमें कोई आसिबी या एटमी ताकत है। अंबर शीला को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, मगर शीला का जिस्म बिल्कुल ठंडा हो चुका था। वैसे वो जिंदा थी। उसका दिल भी उसी तरह धड़क रहा था और सांस भी चल रही थी। अब क्या करें नाग, यहाँ कोई मखलूक भी नजर नहीं आ रही। नाग बोला, तुम इसी जगह ठहरो, मैं पहाड़ की दूसरी जानिब जाकर देखता हूँ। अंबर शीला के सरहाने बैठा रहा और नाग उकाब बनकर उड़ गया। अंबर को बैठे अभी चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि सामने वाले पहाड़ की दीवार में अचानक एक शगाफ पैदा हो गया। अंबर गौर से उस तरफ देखने लगा। अंबर ने देखा कि पहाड़ के शगाफ में से शीशे के 2 बहुत बड़े मर्तबान नमूदार हुए, जिनके पीछे फौलाद का एक सिलेंडर लगा था। शीशे के आगे वाले मर्तबान के सामने की जानिब भी एक ऊंचा फौलादी सिलेंडर जुड़ा हुआ था। शीशे के मर्तबानों के ऊपर भी शीशे के लट्टू लगे थे, जिनमें से बिजली के करंट की लहरें ऊपर नीचे जा रही थीं। अंबर खुली आंखों से साकित बैठा ये सब कुछ देख रहा था। आगे वाला जो छोटे गुंबद वाला फौलादी सिलेंडर था, उसके ऊपर टाइल लगे थे। ये शीशे के मर्तबानों वाला सिलेंडर पहाड़ के शगाफ से बाहर आकर रुक गया। अंबर ने शीला को उठाने की कोशिश की कि वो उसे किसी महफूज मुकाम पर पहुंचा दे कि अचानक फौलादी सिलेंडर का दरवाजा खुल गया और उसमें से सब्ज रंग की एक किरण निकलकर अंबर के जिस्म से टकराई। अंबर अपनी जगह पर उछल सा गया। फिर उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर की ताकत एकदम कमजोर हो गई है। वो फटी फटी आंखों से फौलादी सिलेंडर को तकने लगा। फिर सिलेंडर के दरवाजे में से 5 अजीबोगरीब शक्लो सूरत वाले आदमी बाहर निकले। उनके 4 बाजू थे। हाथ और पांव बिनमानस के हाथों और पांव की तरह के थे। उनमें से एक आदमी जर्द रंग का था, एक सब्ज रंग का और चौथा हल्के नसवारी रंग का था। उनके गोल चेहरों पर 2 आंखें थीं, भवें और पलकें गायब थीं, होंठ भी नहीं थे। नाक की जगह एक छोटा सा सुराग था। उन्होंने कोई लिबास नहीं पहन रखा था। उनके जिस्मों की खाल पर हल्के हल्के ऊन की तरह के बाल उगे हुए थे और उस खाल पर गोल गोल धब्बे थे। अंबर को शीला की फिक्र थी। नाग भी अभी तक वापस नहीं आया था। अंबर ने शीला को उठाना चाहा कि इसे लेकर वहां से दौड़े, मगर अंबर की ताकत आम आदमी की ताकत में तब्दील हो गई थी। शीला को वो बड़ी मुश्किल से उठाने में कामयाब हुआ।
मगर 4 बाजू वाली मखलूक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। एक आदमी ने अपने चारों बाजू आगे किए। ये बाजू लंबे होकर बिल्कुल अंबर के करीब आ गई। एक बाजू ने अंबर को छुआ तो अंबर को जबरदस्त करंट लगा और उसके जिस्म में बेचैनी की लहरें दौड़ गईं। अंबर ने पूरी ताकत से नाग को आवाज दी, नाग तुम कहाँ हो? 4 बाजू वाली मखलूक ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर 2 आदमियों ने आगे बढ़कर अंबर को उठा लिया और फौलादी सिलेंडर की तरफ ले चले। अंबर ने उनकी गिरफ्त से निकलने की बहुत कोशिश की, वो बहुत तड़पा, मगर मखलूक की गिरफ्त में अंबर को अपने जिस्म की ताकत खत्म होती महसूस हो रही थी। उसने आखिरी बार चीख मारकर नाग को आवाज दी, नाग तुम जहां भी हो सुन लो, ये मखलूक पहाड़ के शगाफ में मुझे ले जा रही है। 4 बाजू वाली मखलूक पर अंबर की चीख का जरा भी असर न हुआ। वो अंबर को उठाकर फौलादी सिलेंडर में ले गए। सिलेंडर में एक ट्यूब जैसा शीशे का सिलेंडर था। अंबर को सिलेंडर में बंद कर दिया गया। अंबर ने पूरी ताकत से सिलेंडर की दीवार पर मुक्का मारा। अंबर को सख्त तकलीफ हुई। उसकी ताकत आम आदमी की ताकत जितनी रह गई थी। शीशे के सिलेंडर में से सब्ज रंग की हल्की हल्की गैस निकलने लगी। अंबर को सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई और फिर वो बेहोश हो गया। 4 बाजू वाली मखलूक इसके बाद दोबारा बाहर गई और बेहोश शीला को भी उठाकर सिलेंडर में ले आई। पहाड़ की दीवार का शगाफ फौलादी सिलेंडर के अंदर जाने के बाद बंद हो गया। बाहर फिर वही भयानक खामोशी छा गई। ऐसा लगता था कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद नाग उकाब की शक्ल में आसमान पर नमूदार हुआ। गोता लगाकर तालाब के किनारे आया और इंसानी शक्ल में आकर अंबर और शीला को तलाश करने लगा। वो कहाँ चले गई? नाग ने सोचा, हो सकता है अंबर बेहोश शीला को लेकर किसी महफूज जगह पर चला गया हो। नाग ने इधर उधर अंबर की तलाश शुरू कर दी। उसने महसूस किया कि अंबर की खुशबू कहीं से भी नहीं आ रही। नाग परेशान हो गया। उसने अंबर को आवाजें दी। अंबर की तरफ से कोई जवाब न आया। नाग भागकर पहाड़ियों के दरमियान वाली गली में आ गया। उसने सारी गली छान मारी, चप्पा चप्पा देखा, मगर अंबर और शीला का कोई निशान ना मिला। नाग इंसानी शक्ल में था। वो खतरनाक कीचड़ वाले तालाब के पास आकर बैठ गया। तालाब का स्याह कीचड़ बिल्कुल साकित था। नाग ने जमीन पर झुककर अंबर के पांव के निशान देखने की भी कोशिश की, मगर तालाब के किनारे जमीन पथरीली और सख्त थी। वहां किसी इंसान के पांव के निशान नजर नहीं आ सकते थे। नाग परेशान होकर एक पत्थर के पास बैठ गया और सोचने लगा कि अंबर और शीला अचानक कहाँ गायब हो गए। अब उसे ख्याल आने लगा कि सांप कछुए ने कहा था कि इन पहाड़ों में भूतों का बसेरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंबर और शीला को इन पहाड़ों के भूत उठाकर ले गई हों। मगर नाग को भूतों पर अब यकीन नहीं था। खलाई सफर में नाग ने साइंस के ऐसे ऐसे करिश्मे देखे थे कि उसका जिन भूतों पर से एतकाद उठ गया था। लेकिन सवाल यह था कि अगर यहाँ भूत भी नहीं है तो फिर अंबर और शीला कहाँ चली गई? नाग ने सोचा कि उकाब बनकर एक बार फिर सारे इलाके का जायजा लेना चाहिए। चुनाचे नाग उकाब बनकर एक बार फिर उड़ान भरकर उड़ गया। वो सारे इलाके में चक्कर लगाता रहा। जगह जगह नीचे आकर भी उसने देखा, अंबर कहीं नहीं था। नाग ने भी यही फैसला किया कि जहां अंबर शीला गायब हुए हैं उसी जगह चलकर बैठना चाहिए। हो सकता है कि अंबर दोबारा वहां आ जाए। बस नाग वापस उसी तालाब के किनारे आकर पत्थरों के पीछे छुपकर बैठ गया। सूरज पहाड़ों के पीछे चला गया था और प्याले जैसी वादी पहाड़ के साए में आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता शाम का अंधेरा बढ़ रहा था। नाग की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाकर अंबर और शीला को तलाश करे। उसने सोचा कि उसे इंसानी शक्ल में वहां नहीं बैठना चाहिए। चुनाचे नाग ने सांस ऊपर खींचा और काला सांप बन गया। फिर उसके ज़हन में ख्याल आया कि क्यों ना वो सांप कछुए को बुलाकर उसकी मदद हासिल करे। मगर उसको याद आ गया कि सांप कछुए ने कहा था कि वो उन पहाड़ों की तरफ बिल्कुल नहीं जाते। नाग खामोश होकर बैठा रहा। एक सिलेंडर में अंबर बंद था, दूसरे सिलेंडर में शीला बेहोश पड़ी थी। पहाड़ के अंदर 4 बाजू वाली मखलूक की एक बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री थी जिसके कई तहखाने थे। उन लेबॉर्ट्रियों में किस्म किस्म के साजो सामान वाली मशीनें और आलात काम कर रहे थे। इस मखलूक ने अंबर और शीला को अलग अलग कमरों में ले जाकर बंद कर दिया। इस मखलूक का चीफ सुर्ख रंग का आदमी था जिसके सीने पर एक लॉकेट लटक रहा था। उस लॉकेट में सब्ज रंग का हीरा चमक रहा था। ये चीफ शीशे की एक बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठा था। इसके हाथ में बलोर का गोला था। उस गोले में से सब्ज शुआएं निकल रही थीं। चीफ के जिस्म की खाल पर भी भूरे भूरे बाल उगे हुए थे। दरवाज़ा खुला और 5 आदमी अंदर आ गए। ये वही 4 बाजू वाले आदमी थे जिन्होंने अंबर और शीला को अगवा किया था। इनमें से जर्द आदमी ने अपने चारों बाजुओं को ऊपर उठाकर सलाम किया और बारीक आवाज में बोला, चीफ, जमीन की मखलूक में से एक मर्द और एक औरत को हमने पकड़ लिया है। ये दोनों खुद हमारे तालाब पर आ गए थे। उस अजीब मखलूक की आवाज़ उसके नाक में से निकल रही थी। चीफ ने भी उसी किस्म की आवाज़ में पूछा, रॉकेट वाले बाकी लोग तो इस तरफ नहीं आए? सबज आदमी बोला, नहीं चीफ, मगर एक अजीब बात है, जो मर्द हमने पकड़ा है उसकी दाढ़ी नहीं है, जबकि बाकी ज़मीनी मखलूक जो अपने रॉकेट के पास रह रही है उनकी लंबी दाढ़ियाँ हैं। चीफ के हाथ का ब्लोरिंग गोला ज़्यादा तेज़ी से चमकने लगा। उसने कहा, इस आदमी की ताबकारी नोट करो। जर्द मखलूक आदमी आगे बढ़ा और बोला, चीफ, मैंने इसकी ताबकारी नोट की है।
एक अजीब बात सामने आई है। इस मर्द के जिस्म में जितने भी खुलिये हैं उन पर हमारी खतरनाक शवाबी असर नहीं करती। क्या मतलब? चीफ ने हैरान होकर पूछा। जर्द आदमी बोला, चीफ, इस मर्द के खुलिये इतने ताकतवर हैं कि वो हमसे तबाह नहीं हो रहे। ऐसा मालूम होता है कि ये खुलिये लाफानी हैं, इन पर मौत कभी नहीं आ सकती। चीफ ने कहा, क्या रॉकेट वाले दूसरे आदमियों के खुलिये भी ऐसे ही हैं? जर्द आदमी बोला, नहीं चीफ, हमने रॉकेट वाले तमाम खलाबाजों के खुलिये खुफिया तौर पर मंगवाकर यहाँ टेस्ट किए थे। वो खुलिये मर गए थे। इस मर्द के साथ जो औरत हमारे कब्जे में आई है उसके खुलिये भी मर जाते हैं, मगर इस मर्द के खुलियों में गैर मामूली ताकत है। हमने इस शख्स को आर्जी तौर पर बेहोश जरूर कर दिया है, मगर इसके खुलिये जिंदा हैं और हम इन्हें किसी तरह भी हलाक करने में कामयाब नहीं हो सके। चीफ एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, इस मर्द को अलग करके रखो। ये कोई गैर फानी मखलूक है। हम इस पर तजुर्बे करेंगे और इसके जिस्म के तमाम खुलिये निकालकर अपने जिस्म में दाखिल करेंगे ताकि हम भी गैर फानी बन जाएं। फिर हम में से कोई नहीं मरेगा। जर्द आदमी बोला, और लड़की के बारे में क्या हुक्म है चीफ? उसे तय खाने में बंद रखो। अगर ये वापस रॉकेट वाली मखलूक के पास चली गई तो हमारी खुफिया लेबॉर्ट्री का राज फाश कर देगी। हमने सुना है कि रॉकेट वालों के पास कोई ऐसा एटमी हथियार है कि जिसकी मदद से वो हमारे पहाड़ को रुई के गाले की तरह उड़ा कर रख देंगे। यही वजह कि हमने अभी तक उनके खलाई रॉकेट पर अपनी तबाहकुन शुआ नहीं डाली, क्योंकि हमें डर है कि उनका खुफिया एटमी बम इसी रॉकेट में लगा हुआ है। अगर वो फट गया तो ये सारा सैयारा हमारे साथ ही तबाह हो जाएगा। इसलिए इस लड़की की पूरी तरह निगरानी की जाए, वो यहाँ से बाहर न जाने पाए। जर्द आदमी बोला, हम उसे बेहोशी रखेंगे। उसे गिजा का टीका दे दिया जाएगा जो 1 साल तक उसे जिंदा रखेगा। चीफ ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं जमीनी मर्द का मुआयना करने खुद आ रहा हूँ। अंबर को लेबॉर्ट्री के सबसे निचले तहखाने में बंद कर दिया गया। उस लेबॉर्ट्री में हर किस्म का जदीद साजो सामान लगा था। अंबर अभी तक बेहोश था। उसे स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया। उसके सर और सीने के साथ कई ताने लगा दी गईं। सामने दीवार पर कंप्यूटर लगा था। 5 आदमी एक तरफ खड़े हो गए। इतने में चीफ अंदर आया। उसने आते ही अंबर को गौर से देखा और बोला, ये 7वें निज़ाम शमसी की मखलूक है। जो लोग अपने खलाई रॉकेट में यहाँ आए हैं ये उन्हीं की ज़मीन का रहने वाला है। जर्द आदमी ने कहा, मगर चीफ, इसमें गैर मामूली ताकत है। इसका जिस्म मौत से नाआशना है। चीफ ने हुक्म दिया कि अंबर के जिस्म के खुलिये निकालकर उन्हें तबाह करने की कोशिश की जाए। जर्द आदमी ने फौरन इशारा किया। 4 बाजू वाला एक सबज आदमी आगे बढ़ा। उसने इंजेक्शन की मदद से अंबर के जिस्म में से खून का एक कतरा निकालकर शीशे की स्लाइड पर रखा और स्लाइड को एक गोल मर्तबान में बंद करके बटन दबा दिया। कंप्यूटर की स्लाइड पर रखे अंबर के खून के कतरे की फिल्म आ गई। कंप्यूटर की स्क्रीन पर अंबर के जिस्म के खुलिये इधर उधर हरकत कर रहे थे। चीफ के हुक्म से उन खुलियों पर बिजली की मोहलिक शुआएं फेंकी गईं। मर्तबान के ऊपर से बिजली के करंट की तरह लहराती हुई किरणें अंबर के खुलियों पर गिरी और वहां तेज रोशनी हो गई। इसके बाद देखा गया कि खुलिये उसी तरह जिंदा थे। एक बार फिर बिजली का चार्ज दिया गया। ये बड़ा ताकतवर चार्ज था, लेकिन खुलिये अब भी न मर सके। खुलिये अब भी जिंदा थे और कंप्यूटर की स्क्रीन पर बराबर हरकत कर रहे थे। चीफ का चेहरा खुशी से और सुर्ख हो गया। उसके नाक से बारीक आवाज बुलंद हुई, ये दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। इसको मौत नहीं आ सकती। हम इसके जिस्म के खुलिये बाहर निकालकर आपस में तकसीम कर देंगे। हम गैर फानी बन जाएंगे। बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जाए। जो हुक्म चीफ। अंबर अगर होश में होता तो अपना जिस्म पत्थर की तरह सख्त कर सकता था, मगर वह बेहोश था। उसका इरादा मुअत्तल हो चुका था और अगरचे उसके खुलियों में जिंदगी की पूरी ताकत मौजूद थी, मगर अंबर की अपनी ताकत वक्ती तौर पर उसका साथ छोड़ चुकी थी। इसलिए उसके जिस्म को काटा जा सकता था। ये अलग बात है कि अगर अंबर के बाजू और उज्व काटने के बाद करीब करीब रखे जाएं तो वो दोबारा आपस में चिपक सकते थे। अंबर की जिंदगी का ये सबसे खतरनाक मरहला था। बड़े ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो गईं। शीला को उसके सिलेंडर में दवाई का इंजेक्शन देकर हमेशा के लिए बेहोश कर दिया गया था। दूसरे इंजेक्शन के जरिए हिजाब उसके जिस्म में दाखिल कर दी गई थी। बड़े ऑपरेशन के लिए अंबर को सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री के ऑपरेशन रूम में पहुंचा दिया गया। वो स्ट्रेचर पर सीधा लेटा था। वह बिल्कुल बेहोश था। 4 बाजू वाले 5 आदमी बड़ी तेजी से ऑपरेशन की कैंचियां, तेज चाकू और आरियां तश्त में स्ट्रेचर के पास रखने लगे। चीफ उनके पास ही खड़ा था। वो अंबर के जिस्म को काटकर उसके गोश्त और खून के स्याह खुलिये अपने सामने निकलते देखना चाहता था। अंबर अगरचे बेहोश था, मगर वो अचानक एक ख्वाब देखने लगा। उसने देखा कि वो हजारों साल पुराने मिस्र के हराम में एक ताबूत के करीब खड़ा है। ताबूत पर एक बहुत बड़ा सोने का अंडा पड़ा है। सोने के अंडे को हाथ लगाया तो उसे एक औरत की आवाज आई, अंबर, तुम जिंदगी के सबसे खतरनाक मुकाम पर खड़े हो। अंबर ने आवाज पहचान ली। ये देवी तलाला की आवाज थी। अंबर ने कहा, देवी तलाला, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो यहाँ बड़े आराम से खड़ा हूँ और मेरा दुश्मन भी यहाँ कोई नहीं है। देवी तलाला ने कहा, अभी तुम्हारी माँ की रूह मेरे पास आई थी और उसने मुझे बताया कि अंबर पर भारी मुसीबत आन पड़ी है। उसकी मदद करो।
तुम्हारी माँ की नेक रूह ने मुझे सब कुछ बता दिया। तो फिर मैंने अपनी आंखों से तुम्हें एक सियारे में पहाड़ के नीचे इस हालत में देखा कि तुम बेहोश हो, तुम्हारी ताकत खत्म कर दी गई है और तुम्हारे जिस्म के टुकड़े किए जाने वाले हैं। अंबर ने हैरानी से कहा, देवी तलाला ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। देवी तलाला ने कहा, ये तुम ख्वाब में यहाँ खड़े हो, असली हालत में तुम एक अनोखी मखलूक की लेबॉर्ट्री में उनके ऑपरेशन रूम में हो और तुम पर एक खतरनाक ऑपरेशन किया जाने वाला है। इस अंडे में झांक कर देखो, तुम अपने आप को देख सकोगे। अब जो अंबर ने ताबूत पर रखे सोने के अंडे पर नजर डाली तो क्या देखता है कि एक कमरा है, दरमियान में ऑपरेशन टेबल पर, जिस पर वो खुद बेहोश पड़ा है और वही 4 बाजुओं वाली मखलूक के आदमी उसके आसपास खड़े उसके जिस्म को काटने की तैयारियां कर रही हैं। अंबर चौंक उठा, मेरे खुदा, क्या मेरी ताकत खत्म हो चुकी है? देवी तलाला ने कहा, हाँ, इस वक्त तुम ख्वाब में मेरे सामने हो, असली जिंदगी में तुम इस लेबॉर्ट्री के ऑपरेशन रूम में हो। ये लोग तुम्हारे जिस्म के सारे अज़ा काट कर अलग अलग कर देंगे, फिर उनका एक दूसरे से जुड़ना इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि हो सकता है ये तुम्हारे जिस्म के टुकड़ों को इतनी दूर फेंक दें कि वो एक दूसरे के करीब ना पहुंच सके। अंबर ने कहा, मैं अपनी वालदा की नेक रूह का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐन वक्त पर तुम्हें खबर कर दी। अब मेरी मदद करो। मुझे याद आ रहा है कि ये 4 बाजुओं वाली मखलूक काले पहाड़ के शगाफ में से निकलकर मेरे पास आई थी और फिर मैं बेहोश हो गया था। देवी तलाला ने कहा, मैं तुम्हारी यही मदद कर सकती हूँ कि तुम्हारे जिस्म को अपने इरादे से काम लेते हुए फौलाद से ज्यादा सख्त कर दूंगी। अब तुम आंखें बंद कर लो, तुम वापस जा रही हो। अंबर ने आंखें बंद कर ली तो उसे महसूस हुआ कि वो गायब हो गया है। अब वो होश में था लेकिन हरकत नहीं कर सकता था। उसने अपने आप को ऑपरेशन रूम में स्ट्रेचर पर पड़े हुए देखा। वो देख सकता था, सुन सकता था, मगर आंखों को हरकत नहीं दे सकता था, बोल भी नहीं सकता था, अपने हाथ पांव भी नहीं हिला सकता था। 4 बाजुओं वाली मखलूक उसके जिस्म को काटने ही वाली थी। अंबर ने एक सुर्ख रंग के 4 बाजुओं वाले आदमी को देखा जिसके सीने में सब्ज हीरे वाला लॉकेट चमक रहा था। अंबर समझ गया कि ये उनका चीफ ही हो सकता है। चीफ ने कहा, ऑपरेशन शुरू करो। जर्द आदमी ने एक तेज चाकू हाथ में थाम लिया। दूसरे हाथ में एक आरी थी, तीसरे हाथ में भी एक छुरी थी, चौथे हाथ में एक कैंची पकड़ी हुई थी। उस ट्राउनी आदमी ने चीफ का इशारा पाते ही काम शुरू कर दिया। उसके चारों हाथों ने अंबर के जिस्म पर हमला कर दिया। उसके हाथ चाकू, आरी और छुरी से अंबर के जिस्म को काटने की कोशिश करने लगे, मगर वो ये देखकर परेशान सा हुआ कि अंबर के जिस्म पर चाकू, छुरी और आरी कोई असर नहीं कर रही थी। चाकू अंबर के जिस्म से टकराते ही टूट गया, छुरी टेढ़ी हो गई और आरी के धंधे मुड़ गए। जर्द आदमी ने हैरान होकर चीफ की तरफ देखा। चीफ ने कहा, यह कैसे हो सकता है? जर्द आदमी ने कहा, चीफ, इस शख्स का जिस्म पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गया है। चीफ ने कहा, इसे मशीन के जरिए काटो। उसी वक्त बाकी सबज और नस्वारी आदमी वहां तेजी से एक मशीन ले आए जिसकी आरी बड़ी तेजी से गर्दिश कर रही थी। लकड़ी चीरने वाली गोल आरी को अंबर के जिस्म से लगाया गया तो तड़क की आवाज के साथ आरी टूट गई। अब तो वहां खड़ी सारी मखलूक ताज्जुब से एक दूसरे का मुंह तकने लगी। अंबर के जिस्म को हर तरह से काटने की कोशिश की गई मगर हर बार 4 बाजुओं वाली मखलूक को नाकामी हुई। जर्द आदमी ने कहा, चीफ, इसका जिस्म फौलाद से भी ज्यादा सख्त हो गया है। चीफ ने कहा, इसे लेजर शुआ से काट दो। अब लेजर शुआ वाली ड्राउनी मशीन सामने लाई गई। अंबर उस मशीन को तक रहा था क्योंकि वह उसके बिल्कुल सामने पांव की जानिब थी। उसमें से एक पिस्तौल की नाली निकली हुई थी जिसका रुख अंबर के निचले धड़ की तरफ था। चीफ ने खुद लेजर गन का बटन दबाया। तड़ाक की आवाज के साथ लेजर गन में से एक तेज सुरख शुआ निकली और अंबर के जिस्म पर पड़ी। अगर अंबर की जगह कोई दूसरा आदमी होता तो उसका निचला धड़ अलग हो जाता, मगर अंबर पर जरा भी असर न हुआ। लेजर शुआ अंबर के पेट पर चमक रही थी मगर चीफ ने हार ना मानी। उसने अपने 4 बाजू में से एक बाजू को उठाकर कहा, इसे बनफशी शुआओं के सेल में डाल दो। बनफशी शुआएं इसे मोम की तरह नरम कर देंगी। अंबर भी सुन रहा था। उसी वक्त अंबर के स्ट्रेचर को बनफशी शुआ वाले रूम में पहुंचा दिया गया। उस छोटे से जर्द रंग के कमरे के दरमियान में एक शीशे का चौकोर बॉक्स रखा था। यह बॉक्स काफी चौड़ा था। अंबर को उस बॉक्स में डालकर ऊपर से ढकना बंद कर दिया गया। फिर एक बटन दबाया गया तो शीशे का बॉक्स बनफशी शुआओं से भर गया। अंबर का सारा जिस्म बनफशी हो गया। कमरा बंद करके जर्द और सबज आदमी वहां से चले गए। उस बॉक्स को एक दिन बाद खोला जाना था। अंबर ने अपने जिस्म पर सिवाय रोशनी के और कुछ भी महसूस न किया। बनफशी शुआएं उसके जिस्म पर जरा भी असर नहीं कर रही थीं। अंबर खामोशी से लेटा खलाबाज शीला और नाग के बारे में सोचने लगा कि उनके साथ क्या गुजरी होगी। शीला इसी जेर जमीन लेबॉर्ट्री के कमरे में बेहोश पड़ी थी। नाग सारी रात कीचड़ वाले तालाब के किनारे पत्थरों के पीछे छुपा इंतजार करता रहा कि शायद वहां कोई मखलूक आ जाए, मगर सारी रात गुजर गई और कोई ना आया। दिन चढ़ गया। चारों तरफ से पहाड़ों पर रोशनी फैल गई। नाग ने एक बार फिर उकाब का रूप बदला और हवा में उड़कर पहाड़ों के ऊपर चक्कर लगाने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना खलाई शटल वाले आदमखोर खलाबाज की बस्ती का एक चक्कर लगाया जाए, हो सकता है वहां से कोई सुराग मिल जाए। नाग उड़ता उड़ता आधे घंटे में खलाबाजों की बस्ती में पहुंच गया।
उसने देखा कि लंबी लंबी दाढ़ियों वाले वैशी खलाबाज आग के अलाव के गिर्द जमा थे और अपने एक रोज पहले वाले मुर्दा साथी का बचा हुआ गोश्त भूनकर खा रहे थे। नाग को यह वहशतनाक मंजर बड़ा घिनौना लगा। वो उड़कर खलाई शटल की तरफ निकल गया। उसे उड़ते हुए किसी ने इसलिए न देखा कि वो दरख्तों के पीछे होकर उड़ रहा था। खलाई शटल उसी तरह अपनी जगह पर खड़ी थी, वहां कोई खलाबाज नहीं था। नाग ने सोचा कि इस शटल के अंदर चलकर देखा जाए। नाग गोता लगाकर जमीन पर उतर आया। वो सांप की शक्ल इख्तियार करने के बाद लंबी घास में से रेंगता हुआ शटल के पास पहुंचा तो देखा कि सफेद बालों वाला साइंसदान खलाबाज खलाई शटल में से बाहर निकला। वो ये देखकर हैरान रह गया कि सफेद बालों वाले साइंसदान मिस्टर स्टोन के हाथ पीछे बंधे हुए थे और दो खलाई आदमखोर उसे शटल से निकालकर बस्ती की तरफ ले जा रहे थे। नाग कांप उठा। ये आदमखोर उस बूढ़े सफेद बालों वाले साइंसदान को हड़प करने के लिए ले जा रहे थे। एक खलाबाज वही गुंडा बुच्च था, उसके हाथ में चाकू था। नाग पीछे पीछे रेंगने लगा। शटल से थोड़ी दूर जाकर गुंडा बुच्च बोला, इस बुड्ढे को यहाँ कत्ल कर दो, फिर इसे भूनकर खाएंगे। लंबी दाढ़ी वाला दूसरा नीम वैशी खलाबाज हंसा और बोला, अच्छा ख्याल है, तुम इसे कत्ल कर दो। साइंसदान मिस्टर स्टोन ने कहा, मुझे मारकर तुम एक काबिल आदमी से महरूम हो जाओगे। हो सकता है कभी तुम्हें यहाँ ईंधन मिल जाए और वापस जमीन पर जाना पड़े। मेरे बगैर तुम खलाई शटल नहीं उड़ा सकोगे। गुंडा बुच्च कह कहा लगाकर बोला, कैसी जमीन कैसा ईंधन, हम अब इसी सियारे पर रहेंगे और तुम्हें भूनकर खाएंगे। वो चाकू लेकर मिस्टर स्टोन की तरफ बढ़ा। नाग ने एक पुंकार मारी और इतनी जोर से छलांग लगाई कि वो सीधा गुंडे बुच्च की टांग से जाकर लिपट गया और उसे एक सेकंड में डस दिया। नाग गुस्से में था, चुनाचे उसने अपना सारा जहर गुंडे बुच्च के जिस्म में दाखिल कर दिया। बुच्च का सारा जिस्म एकदम से सुन्न होकर बेहिस हो गया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसका साथी सांप को देख चुका था। वो एक तरफ को भागा, मगर वो नाग से बचकर कहां जा सकता था। नाग ने उसे करीब ही झाड़ियों में जा लिया। इससे पहले कि आदमखोर खलाबाज के मुंह से चीख निकलती, नाग उसे डसकर हलाक कर चुका था। नाग जल्दी से वापस आया। उसने देखा कि साइंसदान मिस्टर स्टोन हैरान परेशान खड़ा उस तरफ देख रहा था जिस तरफ सांप गया था। नाग इंसानी शक्ल में आकर झाड़ियों से निकलकर साइंसदान स्टोन की तरफ आया और बोला, मिस्टर स्टोन, मुझे देखकर आप यकीनन हैरान होंगे, मगर मैं मिस्टर अंबर का दोस्त हूं और उसके साथ ही जमीन पर मुरीख वालों की लेबोरेटरी से गायब हुआ था। साइंसदान स्टोन फटी फटी आंखों से अपने सामने जमीन के एक इंसान को तक रहा था। तुम यहाँ कैसे आ गई? नाग ने कहा, मैं और अंबर यहाँ इकट्ठे आए थे। जब वो आपसे बातें कर रहा था तो मैं उसके पीछे छुपा हुआ था। अब अंबर कहाँ है? वो तो शीला को साथ लेकर फरार हो गया है। नाग ने बुढ़े साइंसदान से कहा, अगर आप वादा करें कि आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे तो मैं आपको सारी कहानी सुनाई देता हूँ। इसमें आपका भी भला है क्योंकि ये आदमखोर आपकी जान के भी दुश्मन बन चुके हैं। बूढ़े साइंसदान ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि तुम मुझे जो कुछ बताओगे उसका जिक्र किसी से नहीं करूँगा, मगर खुदा के लिए यहाँ से किसी तरफ भाग चलो, नहीं तो दूसरे खलाबाज वैशी आकर मुझे पकड़ लेंगे। इन दोनों को तो यहाँ सांप ने निकलकर डस दिया। मैं हैरान हूँ कि सांप यहाँ कहाँ से आ गया। नाग ने कहा, मेरे साथ आएं। मुझे एक खुफिया जगह का इल्म है, वहां इन लोगों की नजर नहीं पहुंच सकती। नाग ने बूढ़े साइंसदान स्टोन को साथ लिया और उसी रास्ते से गुजरकर दूर पहाड़ी घाटी में पहुंच गया जहां से खलाबाज शीला अंबर को लेकर गई थी। घाटी के अंदर खुफिया गार में पहुंचकर नाग ने साइंसदान स्टोन को शुरू से लेकर आखिर तक सारी दास्तान सुनाई कि किस तरह अंबर को लेकर खलाबाज औरत शीला यहां से फरार हुई, फिर किस तरह वो काले पहाड़ के तालाब पर पहुंचे। यहां से आगे नाग ने कहानी में जरा सी तब्दीली पैदा करते हुए कहा, तालाब पर पहुंचने के बाद मैं जरा चक्कर लगाने के लिए पहाड़ों में गया। जब वापस आया तो वो दोनों वहां नहीं थे। मैंने उन्हें बहुत तलाश किया मगर वो मुझे कहीं नहीं मिले। साइंसदान स्टोन ने सर खुजाते हुए पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि क्या तालाब के कीचड़ में डीजल के अज्जा मौजूद हैं? नाग ने कहा, हाँ, हमें तालाब के कीचड़ में से डीजल की बू आ रही थी। साइंसदान स्टोन बोला, हमने ये सुन रखा था कि दूर काले पहाड़ों में आसेब रहते हैं और वहां वीराना है, इसीलिए हम उधर कभी नहीं गए। नाग ने कहा, मुझे तालाब के किनारे से आप पहाड़ के ऊपर रात को सबज रोशनी भी दिखाई दी है। मिस्टर स्टोन, मुझे यकीन है कि उन पहाड़ों में कोई मखलूक आबाद है और उस मखलूक ने अंबर और शीला को अगवा किया है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। साइंसदान स्टोन सोच में पड़ गया, फिर बोला, अगर तालाब के कीचड़ में डीजल है तो हम अपनी ज़मीन पर वापस जा सकते हैं। हम अपनी खलाई शटल के लिए ईंधन हासिल कर सकते हैं। नाग ने कहा, मगर पहले हमें अंबर और शीला का सुराग लगाना होगा। मिस्टर स्टोन कहने लगा, हाँ, उनका भी सुराग जरूर लगाएंगे। तुम मुझे काले पहाड़ों के तालाब पर ले चलो। क्या तुम उसका रास्ता जानते हो? नाग ने कहा, हाँ, मुझे रास्ता मालूम है।
मेरे साथ चलें, लेकिन वहां जाते जाते हमें 2 दिन लग जाएंगे। क्या आपके पास इतने दिनों के लिए पानी और घास है? साइंसदान ने जेब में से एक थैली निकाली। उसमें एक डब्बी थी। डब्बी में जर्द रंग की 15-20 गोलियां थीं। साइंसदान स्टोन ने कहा, ये ग़िज़ाई गोलियां हैं। एक गोली खाने से इंसान को 1 हफ्ते तक खाने और पीने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। लो, एक गोली तुम खा लो। नाग उसे क्या बताता कि मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है। उसने भी एक गोली खा ली। अब वो साइंसदान स्टोन को साथ लेकर काले पहाड़ों के सफ़र पर रवाना हो गया। रास्ते में साइंसदान स्टोन ने ताज्जुब से कहा, मेरी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि इस इलाके में सांप कहाँ से आ गया। मैंने खुद अपनी आंखों से सांप को देखा था। उसका रंग स्याह था और आंखें सुर्ख थीं। हम 2 बरस से यहाँ हैं। हमें आज तक कभी कोई सांप यहाँ नजर नहीं आया। नाग ने संजीदा होकर कहा, हो सकता है कोई सांप इधर उधर से घूमता घामता निकल आया हो। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। साइंसदान ये कहकर चुप हो गया। घाटी से निकलकर वो दरिया के किनारे आ गए। नाग ने साइंसदान स्टोन से पूछा कि क्या उसे तैरना आता है। बूढ़े साइंसदान ने मुस्कुरा कर कहा, हमें स्कूल में ही तैरना सिखाया जाता था। वो दरिया में उतर गए। दरिया में तैरते तैरते वो दूसरे किनारे पर आ गए। यहाँ से उनका स्याह पहाड़ों की तरफ सफ़र फिर से शुरू हो गया। चलते चलते उन्हें रात हो गई। वो रात उन्होंने जंगल में ही गुजार दी। दूसरे दिन फिर सफ़र शुरू हो गया। इसी तरह सफ़र करते वो काले पहाड़ों के दरमियान जो तंग गली थी वहाँ पहुँच गए। नाग ने रुक कर कहा, इस पहाड़ी दर्रे की दूसरी जानिब वो तालाब है। साइंसदान स्टोन बोला, चलो मुझे जल्दी उस तालाब पर ले चलो। अगर उसमें वाकई डीजल मिला कीचड़ है तो हमारे वापस अपनी ज़मीन पर जाने की उम्मीद पैदा हो सकती है। नाग स्टोन को दर्रे से निकालकर तालाब पर ले आया, लेकिन नाग ये देखकर हैरान रह गया कि तालाब के ऊपर शीशे के गोल बुलबुले जैसा ढकना डाल दिया गया था। ये काम दूसरे ही रोज़ 4 बाजू वाली मखलूक ने कर दिया था, ताकि खलाबाज वहां आकर डीजल मिला कीचड़ निकाल कर ना ले जाएं। मिस्टर स्टोन ने शीशे का ढकना देखकर कहा, तालाब तो ऊपर से बंद है। नाग ने कहा, समझ में नहीं आ रहा कि ये शीशे का ढकना कहाँ से आ गया। जब मैं, अंबर और शीला यहाँ आए थे तो तालाब पर कोई ढकना नहीं था। नीचे डीजल मिला कीचड़ बिल्कुल नंगा था। मिस्टर स्टोन ढकने को हाथ लगाकर बोला, ये तो फौलादी शीशा है। वह झुककर कीचड़ को तकने लगा। इस कीचड़ का रंग बता रहा है कि इसमें डीजल मौजूद है। दोस्त, अगर हम किसी तरह यहाँ से कीचड़ निकालकर अपनी शटल तक ले जाएं तो वहाँ हम इसमें से माया गैस पैदा करके अपनी शटल को उड़ा सकते हैं। नाग ने कहा, लेकिन सवाल यह है कि इस डीजल को यहाँ से निकाला कैसे जाए। साइंसदान स्टोन खामोश हो गया। साइंसदान स्टोन ने कहा, एक बात साफ जाहिर है कि अगर किसी ने इस तालाब के ऊपर इतना आला किस्म का शीशे का फौलादी ढकना डाल दिया है तो यहाँ कोई ऐसी मखलूक ज़रूर आबाद है जो इस तालाब की हिफाजत कर रही है। नाग कहने लगा, मेरा भी यही ख्याल है मिस्टर स्टोन। साइंसदान ने कहा, यह ढकना जिस फौलादी शीशे से बना है वो हमारे यहाँ नहीं होता। मालूम होता है कि जो मखलूक इस तालाब की हिफाजत कर रही है वो साइंस में बहुत तरक्की याफ्ता है। नाग ने कहा, मिस्टर स्टोन, इसका एक ये नतीजा भी निकलता है कि उस मखलूक को इल्म हो चुका है कि मैं और अंबर और शीला यहाँ पहले आए थे। इसी वजह से उस मखलूक ने इस तालाब को ढांप दिया है। साइंसदान मिस्टर स्टोन कहने लगा, इससे ये बात भी जाहिर हो जाती है कि अंबर और हमारी साथी शीला को यही खलाई मखलूक अगवा करके ले गई है, वरना उन्हें तालाब को ढांपने की क्या ज़रूरत थी। मखलूक ने सोचा कि अगर अंबर और शीला 2 इंसान यहाँ पहुँच गए हैं तो उनके साथी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक सोचा मिस्टर स्टोन। नाग बेख्तियार पुकार उठा। साइंसदान मिस्टर स्टोन ने कहा, और यह भी साबित हो गया है कि इस मखलूक के लिए भी ये डीजल मिला कीचड़ बेहद कीमती है। दरअसल ये गैस का खजाना है। इस कीचड़ के रंग से मुझे एहसास हो रहा है कि इसका एक सेर कीचड़ हमारी शटल के लिए 1 बरस का ईंधन सप्लाई कर सकता है। नाग बोला, ये कीचड़ इस कदर ताकतवर गैस अपने अंदर रखता है। मिस्टर स्टोन ने कहा, दोस्त, ये हमारी ज़मीन नहीं है, ये कोई और ही सैयारा है। यहाँ के केमिकल दूसरे हैं, यहाँ के अनासरों का इम्तजाज दूसरी तरह का है। इस कीचड़ के अज्जा अपने अंदर बेपनाह गैस की ताकत रखते हैं। नाग ने कहा, अब सवाल ये है कि अगर यहाँ की मखलूक मेरे दोस्त अंबर और आपकी खलाबाज शीला को अगवा करके ले गई है तो उन्हें कहाँ तलाश किया जाए। साइंसदान बोला, जाहिर है कि ये मखलूक इन्हीं पहाड़ों के अंदर रहती होगी। हो सकता है इस वक्त वो हमें देख रही हो। तुमने कहा था ना कि तुमने यहाँ एक सब्ज रोशनी देखी थी। हाँ, नाग ने कहा, वो सामने पहाड़ी के ऊपर मुझे सब्ज रोशनी नजर आई थी। साइंसदान मिस्टर स्टोन ने पहाड़ों की तरफ गौर से देखा और कहा, चलो वहां चलकर देखते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। नाग और साइंसदान मिस्टर स्टोन पहाड़ी की तरफ रवाना हो गए। पहाड़ी की चढ़ाई बड़ी मुश्किल थी।
नाग ने स्टोन को संभाला दे रखा था। वो उसे सहारा देकर पहाड़ी के ऊपर ले गया। ऊपर जाकर मिस्टर स्टोन बैठकर सांस ठीक करने लगा। फिर उसने नाग से कहा, दोस्त, तुमने मुझे अपना नाम अभी तक नहीं बताया। तुम्हारा नाम क्या है? नाग ने कहा, मुझे नागा कहते हैं। मैं सोडान का रहने वाला हूँ। साइंसदान ने अपना सफ़ेद बालों वाला सर हिलाकर कहा, ठीक है मिस्टर नागा, तुम्हारा नाम मुझे इंडिया के लोगों का नाम लगता है। अच्छा, अब बताओ कि तुमने रोशनी कहाँ देखी थी? नाग अंदाजे से पहाड़ी पर एक जगह जाकर रुक गया। मिस्टर स्टोन, मुझे यकीन है कि रोशनी यहाँ से चमकी थी। साइंसदान मिस्टर स्टोन और नाग उस जगह को झुककर गौर से देखने लगे। वहाँ छोटे छोटे पत्थर पड़े थे। उन्होंने पत्थरों को एक तरफ हटाया तो नीचे से छोटी सी एक नलकी का सर निकल आया जिसके आगे शीशा लगा था। मिस्टर स्टोन बड़े शौक से उसे तकने लगे। मिस्टर नागा, ये टेली लेंस हैं। इसमें से रात को रोशनी निकलती है। इसका मतलब है कि हो सकता है इस टेली लेंस के जरिए हमारी फिल्म भी ले ली गई हो। नाग ने कहा, तो क्या यहाँ की मखलूक इस पहाड़ के नीचे रहती है? लगता तो ऐसा ही है, मिस्टर स्टोन बोले। नाग कहने लगा, हम इस नलकी को उखाड़ देते हैं, हो सकता है नीचे से कोई रास्ता निकल आए। साइंसदान स्टोन ने कहा, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमने नलकी उखाड़ भी ली तो हम उसके सुराख में से अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि अब जबकि हमें मालूम हो गया है कि यहाँ की मखलूक इस पहाड़ी के अंदर खुफिया जगह पर रहती है, तो हमें नीचे उतरकर पहाड़ी में अंदर जाने का रास्ता तलाश करना चाहिए। नाग अब उसे ये नहीं बता सकता था कि वह नलकी के सुराख में से सांप बनकर अंदर जा सकता था। पहले उसने सोचा कि वो साइंसदान को अपने बारे में बता दे कि वो सांप है। फिर उसने इस ख्याल को दिल से निकाल दिया। वो ये सोचकर चुप रहा कि साइंसदान को नीचे पहाड़ी के दामन में छोड़कर वो खुद किसी बहाने ऊपर आएगा, नलकी उखाड़कर उसके सुराख में सांप बनकर चला जाएगा और अंबर का सुराग लगाने की कोशिश करेगा। साइंसदान मिस्टर स्टोन अभी तक पहाड़ी के ऊपर इधर उधर जमीन का जायजा ले रहा था। उसने एक जगह पांव पत्थरों पर मारते हुए कहा, नागा, यहाँ जमीन नरम है और अंदर से खोखली आवाज आती है। इसका मतलब है कि यहाँ अंदर खाली है, मगर हम इसे कैसे खोदें? नाग उसे पहाड़ी के नीचे ले जाना चाहता था ताकि मौका पाकर नाग अकेला पहाड़ी के ऊपर आकर नलकी के सुराख में से अंदर जाने की कोशिश करे। उसने साइंसदान से कहा, मेरी राय में हमें नीचे जाकर पहाड़ी के अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। अच्छा ख्याल है नागा। ये कहकर साइंसदान मिस्टर स्टोन नाग के साथ पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। पहाड़ी के नीचे आकर वो तालाब से कुछ दूर पहाड़ी की दीवारों को जगह जगह से देखने लगे। अचानक उन्हें पहाड़ी दीवार से ऐसी आवाज आती सुनाई दी जैसे कोई मशीन चल रही हो। नाग ने कहा, कोई अंदर है मिस्टर स्टोन? साइंसदान स्टोन पहले ही कान लगाए वो आवाज सुन रहा था। फिर वो घबरा कर बोला, आवाज आगे बढ़ रही है, कोई बाहर आ रहा है, जल्दी से किसी जगह छुप जाओ। नाग और मिस्टर स्टोन एक तरफ दौड़कर पत्थरों के पीछे छुप गए। उनकी निगाहें पत्थरों की दीवारों पर लगी थीं। अचानक दीवार में एक जगह शगाफ पैदा हुआ। पत्थर की दीवार जैसे एक तरफ हट गई और उसके अंदर से 4 बाजुओं और बेनमानस के हाथ पांव वाले 2 आदमी बाहर निकले। उनमें से एक का रंग सबज था और दूसरे का रंग नसवारी था। उनके जिस्मों पर दाग थे। मिस्टर स्टोन कुछ बोलने ही लगा था कि नाग ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। सबज और नसवारी रंग की मखलूक को साइंसदान स्टोन हैरत की नजरों से देख रहा था। ऐसी 4 बाजुओं और बगैर मुंह की मखलूक उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दोनों सबज और नसवारी आदमी तालाब की शीशे की छत के पास आकर खड़े हो गए और बारीक आवाज में आपस में बातें करने लगे। साइंसदान उनकी जुबान नहीं समझ सकता था, मगर नाग उनकी गुफ्तगू समझ रहा था। हमारे राडार में जरूर कोई खराबी पैदा हो गई है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। नसवारी आदमी बोला, यहाँ कोई आ भी नहीं सकता, चीफ को वहम हो गया है। चलो हम वापस चलते हैं, बाहर जरा देर ठहरने से हमारा दम घुट सकता है। और वो दोनों जिससे शगाफ से आए थे उसी में चले गए। उनके जाते ही पहाड़ की दीवार वैसे ही बंद हो गई। साइंसदान स्टोन बोला, ये किस किस्म की मखलूक है? ये आपस में क्या बातें कर रहे थे? काश हम इनकी जुबान समझ सकते। नाग उसे ये बताकर कि वो उनकी जुबान समझ रहा था अपने आप को उसकी नज़रों में मशकूक नहीं बनाना चाहता था। उसने सिर्फ इतना कहा, हो सकता है ये लोग हमारी तलाश में आए हों। पहाड़ी के ऊपर जो टेलीलेंस की नलकी है उसने हमारे बारे में इस मखलूक को बता दिया होगा। हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो नागा, स्टोन ने कहा, लेकिन हमें हर हालत में इस तालाब के कीमियाई कीचड़ को हासिल करना होगा। नाग बोला, ये बाद में कर लेंगे, पहले हमें किसी खुफिया जगह छुपना होगा। नाग और साइंसदान स्टोन तालाब के कुछ फासले पर पहाड़ों के दरमियान वाले दर्रे में आकर एक शगाफ में छुपकर बैठ गई। यहाँ से उन्हें ढका हुआ तालाब साफ नजर आ रहा था। नाग पहाड़ी वाली नलकी में से पहाड़ के अंदर जाने को बेताब था ताकि वो अंबर का कुछ पता चला सके। उसने स्टोन से कहा, आप यहाँ मेरा इंतज़ार करें, मैं पहाड़ी का एक और चक्कर लगाना चाहता हूँ।
साइंसदान स्टोन ने नाग की तरफ देखा और कहा, बरखुरदार, तुम नौजवान हो और तुम्हें साइंस का कुछ पता नहीं। अगर तुम उस मखलूक के हाथ आ गए तो तुम्हारी खैर नहीं है। बेहतर यही है कि हम यहाँ से दूर किसी दूसरी वादी में जाकर पनाह लें और फिर कोई प्लान बनाकर यहाँ आएं। नाग ने कहा, मैं अभी चक्कर लगा कर आता हूँ, आप मेरे बारे में फिक्र न करें, मैं एहतियात से काम लूँगा। इससे पहले कि साइंसदान स्टोन नाग को रोकता, नाग उठकर पहाड़ी दर्रे में से निकला और सामने वाली पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर तक तो नाग मिस्टर स्टोन को दिखाई देता रहा, फिर नाग उसकी नज़रों से ओझल हो गया। नाग जानबूझकर पहाड़ी की दूसरी तरफ से ऊपर चढ़ा। पहाड़ी के ऊपर आकर उसने फौरन सांप की शक्ल बदली और रेंगता रेंगता टेली लेंस वाली नलकी के पास पहुंच गया। उसने अपने दांतों की मदद से नलकी के मुंह पर लगा हुआ शीशा उतारकर परे फेंक दिया। अब उसने देखा कि यह कोई कैमरा नहीं था, बल्कि शायद सूरज की रोशनी के लिए नलकी लगाई गई थी। नलकी नीचे पहाड़ी के अंदर जा रही थी। नाग नलकी में उतर गया। ये एक फौलादी पाइप था। नाग रेंगता हुआ नीचे एक ऐसे तंग से कमरे में आ गया जहां मुख्तलिफ किस्म की खलाई मशीनें काम कर रही थीं। हल्की हल्की आवाज़ कमरे में फैली हुई थी। नाग कमरे से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगा। कमरे का एक ही दरवाज़ा था जो बंद था। ये दरवाज़ा इस तरह बंद था कि सुई जितनी भी दर्ज कहीं दिखाई नहीं देती थी। नाग ने कमरे के चारों कोनों का चक्कर लगाया। एक जगह दीवार के कोने में फर्श के साथ ही नाली बनी हुई थी। नाग उस नाली में से गुजरकर दूसरी जानिब आया तो उसने देखा कि सफ़ेद रंग की टाइलों वाला कमरा था, जिसके दरमियान में एक शीशे का सिलेंडर पड़ा था। नाग करीब आया तो ठिठक कर रह गया। उस सिलेंडर में खलाबाज अमरीकी औरत शीला बेहोश पड़ी थी। नाग ने सिलेंडर के गिर्द एक चक्कर लगाया, फिर दरवाजे को देखा। दरवाज़ा बंद था। कमरे की छत से रोशनी आ रही थी। नाग सांप से इंसान बन गया। अब उसने सिलेंडर के ढकने का कुंडा अलग करके उसे ऊपर उठा दिया। शीला बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। वो समझ गया कि उसे कोई टीका लगाकर बेहोश किया गया है। शीला का जिस्म बेहद ठंडा था। इसका मतलब था कि उसे सर्द बेहोशी की दवा दी गई थी। नाग ने सोचा कि अगर उसके जिस्म को गर्म कर दिया जाए तो हो सकता है शीला फिर से होश में आ जाए। नाग शीला को होश में लाने की तरकीब सोच ही रहा था कि उसे घरर घरर की आवाज़ आई। दूसरी तरफ से कोई आ रहा था। नाग एक सेकंड में फिर से सांप बन गया और कोने में एक ड्रम के पीछे जाकर छुप गया। वो अपनी छोटी सी गर्दन निकाले बाहर भी देख रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुल गया और उसने सुरख मखलूक को देखा कि जिसके गले में सबज हीरे का लॉकेट चमक रहा था। ये उस मखलूक का चीफ था। उसके पीछे दो जर्द और सबज आदमी भी थे। जर्द मखलूक के हाथ में इंजेक्शन की सिरिंज थी। नाग ने यह अक्लमंदी की थी कि सांप बनने से पहले शीला के सिलेंडर का ढकना बंद कर दिया था। चीफ ने सिलेंडर की तरफ इशारा करके जर्द आदमी से कहा, इसे खोलो। सिलेंडर का ढकना खोल दिया गया। चीफ ने झुककर शीला को देखा, फिर जर्द आदमी की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, ठीक है, मैं इस ज़मीनी औरत से शादी करूंगा। हो सकता है हमारी जो औलाद पैदा हो उसके कुलिये भी ज़मीनी मखलूक की तरह ताकतवर हों। इसे होश में लाकर मेरे कमरे में ले आओ। खबरदार इसे पता न चले कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ। ये कहकर चीफ वापस निकल गया। जर्द और सबज आदमियों ने एक दूसरे को देखा। सबज मखलूक के हाथ में एक काला थैला था जिसमें स्याह सलाखें बाहर निकली हुई थीं। सबज आदमी ने सिलेंडर के ढकने को एक तरफ गौर से देखा और अपने साथी से कहा, मालूम होता है यहाँ किसी ज़मीनी मखलूक ने हाथ लगाया है। इस जगह से ताबकारी निकल रही है। जर्द आदमी उस जगह को झुककर देखने लगा, फिर बोला, यहाँ कोई ज़मीनी मखलूक नहीं आ सकती। हो सकता है जिस वक्त हमने इस ज़मीनी औरत को सिलेंडर में बंद किया था उस वक्त इसका हाथ यहाँ लग गया हो। नाग छुपा हुआ ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। अचानक उसे ख्याल आया कि अगर ये दोनों यहाँ से निकल गए तो वो दोबारा इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकेगा। क्यों ना वो इस मखलूक के काले थैले में छुप जाए और इनके साथ ही दूसरी जगह पहुंचकर अंबर का सुराग लगाने की कोशिश करे। दोनों अजीब आदमी सिलेंडर में से बेहोश शीला को बाहर निकाल रहे थे। उनका स्याह थैला एक तरफ पड़ा था। नाग खतरा मोल लेते हुए रेंग कर ड्रम के पीछे से निकला और थैले के पास आकर जल्दी से उसमें घुस गया। थैले में सफ़ेद और जर्द रंग की रुई पड़ी थी। नाग उसमें छुप गया। अब उसे सिर्फ जर्द और सबज आदमी के बातें करने की आवाज़ें ही आ रही थीं। जर्द और सबज आदमियों ने शीला को सिलेंडर से निकाल लिया। जर्द आदमी ने बेहोश शीला को अपने कंधे पर डालने से पहले उसे एक इंजेक्शन लगाया और कमरे से बाहर की तरफ चला। सबज आदमी ने थैला उठा लिया। नाग थैले में सिमट कर बैठा रहा। तय खाने की एक सीधी लिफ्ट में सवार होकर दोनों आदमी शीला को लेकर चीफ के कमरे में आ गए। उस कमरे में शीशे का एक पलंग और शीशे की मेज और शीशे की 2 कुर्सियां मौजूद थीं। जर्द और सबज आदमियों ने शीला को पलंग पर डाला। उसके ऊपर सफ़ेद रंग का कंबल सा डालने लगे। काला थैला उन्होंने पलंग के पास ही फर्श पर रख दिया था। नाग मौका देखकर थैले से रेंगकर बाहर निकला और तेजी से पलंग के नीचे घुस गया। दोनों आदमी कमरे से चले गए। उनके जाने के बाद कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उनके जाने के बाद
नाग पलंग के नीचे से निकल कर आया। उसने देखा कि पलंग पर लेटी हुई शीला को होश आ रहा था। नाग इंसानी शक्ल में आने ही लगा था कि अचानक दरवाजा खुल गया। बिजली की सी तेजी के साथ नाग दोबारा पलंग के नीचे घुस गया। दरवाजे पर चीफ खड़ा था। उसके चारों बाजुओं में, एक बाजू के हाथ में शीशे का चमकीला गोला था, दूसरे हाथ में फौलाद की छड़ी थी। वो पलंग के करीब आकर गौर से शीला को तकने लगा। शीला ने आंखें खोल दी। अपने सामने एक डरावनी शक्ल वाले आदमी को देखकर उसने चीख मारी और उठकर बैठ गई। वो पलंग पर सिमट गई और सहमी हुई आंखों से चीफ को तकने लगी, जिसके चेहरे पर गोल आंखें थीं। नाक की जगह सुराख था और मुंह गायब था। उसके चार बाजू आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे। चीफ ने चमकीला गोला मेज पर रख दिया और शीशे की कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैं तुम्हारी ज़मीन की ज़ुबान में तुमसे बात कर रहा हूँ। देखो, मैं पहाड़ के अंदर की दुनिया का चीफ हूँ। मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया है। तुम्हें यह फैसला मंजूर करना होगा, क्योंकि अब तुम मरते दम तक यहाँ से बाहर नहीं जा सकोगी। शीला ने डरी डरी आवाज़ में कहा, तुम इंसान नहीं हो, तुम बिन मानस हो। मैं बिन मानस से शादी नहीं कर सकती। चीफ की बारीक मगर गुस्से से भरी हुई आवाज़ बुलंद हुई। मैं तुम्हारी तरह का इंसान नहीं हूँ, मगर मेरे अंदर तुम्हारे इंसानों से ज़्यादा अकल है। मैं चीफ हूँ। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हें तेज़ाब में डालकर ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं तुम्हें आज के दिन की मोहलत देता हूँ। मैं शाम को आऊँगा। ये कहकर चीफ ने चमकीला गोला उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। नाग ने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी तो पलंग के नीचे लेटे लेटे उसने सांप से इंसान की शक्ल बदल ली और बाहर निकल आया। वो शीला के सामने सांप की शक्ल में नहीं जाना चाहता था। शीला अभी तक सहमी बैठी थी, मगर अपने सामने नाग को देखकर उसको हौसला हुआ। शीला ने नाग को पहले नहीं देखा था, मगर अपने सामने अपने जैसे इंसान को देखकर उसकी हिम्मत बन गई थी। उसने नाग से पूछा, तुम इंसान हो, मेरे जैसे इंसान, मगर तुम यहाँ कैसे आ गए? नाग ने सोचा कि शीला के सामने सारी बात खोल देनी चाहिए। चुनाचे उसने कहा, शीला, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं अंबर का दोस्त हूँ। मैं उसके साथ ही अपनी ज़मीन से इस सैयारे पर आया था। यहाँ कैसे पहुँचा ये सवाल मत पूछना। बस यूं समझ लो कि मेरा दोस्त अंबर भी इसी तहखाने में किसी जगह बंद है, और मेरे साथ तुम्हारी खलाबाज टीम का साइंसदान मिस्टर स्टोन भी आया है। शीला ने बेताब होकर कहा, कहाँ है मिस्टर स्टोन? नाग ने कहा, वो इस तहखाने वाली पहाड़ी के बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। शीला बोली, अगर तुम पलंग के नीचे छुपे हुए थे तो तुमने वो सारी बात सुन ली होगी जो मेरे और चीफ के दरमियान हुई है। नाग ने कहा, हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। ये चीफ किसी ज़मीनी औरत से शादी करके ऐसी नस्ल पैदा करना चाहता है जो उसके ख्याल में यहाँ की नस्ल के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर होगी। शीला ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं उस बिन मानस से शादी नहीं करूँगी। मैं मरना पसंद करूँगी, मगर ये शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगी। नाग ने कहा, तुम ठीक कहती हो, कोई भी उससे शादी करना पसंद नहीं करेगा। शीला बोली, तुम मुझे यहाँ से निकाल कर ले चलो। खुदा के लिए मुझे इस जहन्नुम से निकाल लो। नाग बोला, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। मुझे अंबर की भी तलाश है। क्या तुम्हें अंबर के बारे में कुछ इल्म है? शीला ने कहा, हम दोनों मेरा ख्याल है एक साथ ही बेहोश हो गए थे। अगर ये लोग मुझे यहाँ लाए हैं तो अंबर को भी ज़रूर ले आए होंगे। नाग पलंग पर बैठते हुए बोला, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस अफरीद से बचाना होगा। ये काम सबसे ज़्यादा अहम है। शीला ने नाग का हाथ थाम लिया और गिड़गिड़ा कर बोली, खुदा के लिए मुझे इस अफरीद से बचाओ, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मैं तेज़ाब के ड्रम में गिरकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना नहीं चाहती। नाग किसी सोच में गुम था। उसका जहन बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था। उसने शीला की तरफ देखा और कहा, मेरा नाम नाका है, तुम मुझे इस नाम से पुकार सकती हो। अब रह गया तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का सवाल। तो हकीकत यह है कि मुझे इस तहखाने के रास्तों का कुछ पता नहीं है, और फिर इन लोगों ने बड़े सख्त इंतजामात कर रखे हैं, और अगर मैं तुम्हें लेकर निकला तो जाहिर है ये लोग हमें पकड़ लेंगे और मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शीला ने अपनी मायूसी पर काबू पाया और वो भी फरार की स्कीम पर गौर करने लगी। नाग ने कहा, मेरी राय यह है कि तुम चीफ से कहो कि तुम उसे शादी करने पर तैयार हो, मगर तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत चाहिए। कह देना कि मेरी तबीयत खराब है। शीला बोली, इससे क्या फ़ायदा होगा? हम 1 हफ्ते के बाद भी इसी जगह कैद होंगे। नाग ने कहा, नहीं, इस दौरान मैं यहाँ अंबर को भी किसी न किसी तरह तलाश कर लूँगा। फिर हम 2 आदमी हो जाएंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। शीला ने कहा, लेकिन तुम यहाँ अंबर की तलाश में कैसे चल फिर सकोगे? ये भयानक मखलूक तो तुम्हें यहाँ से निकलते ही पकड़कर मार डालेगी। नाग अब उसे क्या बताता कि वो किसी भी जानवर का रूप बदलकर यहाँ अंबर को तलाश कर सकता है। उसने शीला को कहा, ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो, बस इतना समझ लो कि मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिसको पढ़कर मैं गायब हो जाता हूँ। शीला नाग को शक की नज़रों से देखने लगी। ये तुम क्या कह रहे हो नागा? हमारी दुनिया में अभी तक साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि कोई इंसान गायब हो जाए। नाग बोला, खुदा के लिए आगे से एतराज़ मत करो, बस तुम खामोश रहो। जो कुछ करूं मुझे करने दो और मेरी किसी हरकत पर हैरान ना होना और ना मुझसे कोई सवाल पूछना।
अब तुम वैसे ही करो जैसा मैंने तुम्हें कहा है। चीफ रात को आएगा, उसके साथ खुश इखलाकी से पेश आना और ये कहना कि तुम शादी पर तैयार हो मगर तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत चाहिए। शीला ने एक आह भरकर कहा, ऐसा ही करूंगी। मगर तुम यहाँ से कैसे निकलोगे मिस्टर नागा? नाग ने कहा, मैं किसी न किसी तरह निकल जाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। ये कहकर नाग कुर्सी पर बैठ गया और शीला के साथ अंबर और साइंसदान स्टोन की बातें करने लगा। मिस्टर स्टोन पहाड़ की खो में मेरा इंतजार कर रही होंगे, मुझे उनके पास भी जाना है कि कहीं उन पर कोई मुसीबत ना आ जाए। ये अल्फाज अभी नाग के मुंह ही में थे कि घरर की आवाज़ आई, कोई आ रहा था। नाग जल्दी से पलंग के नीचे जाकर छुप गया। वो 1 सेकंड में इंसान से सांप बन गया और फर्श के साथ चिपककर दरवाजे की तरफ देखने लगा। दरवाजे में वही जर्द आदमी नमूदार हुआ। वो अपने साथ एक छोटी सी मशीन लाया था जिसके नीचे छोटे पहिए लगे थे। मशीन को उसने दीवार के साथ लगा दिया और खुद शीला के पास आकर शीला की जुबान में बोला, ये मशीन यहाँ तुम्हारी ज़मीन की फिजा पैदा करने में मदद देगी। इस दौरान नाग फर्श पर तेजी से रेंगता हुआ बाहर निकल गया था। नाग ने देखा कि वो एक राहदारी में आ गया जहाँ छत पर से रोशनी पड़ रही थी। राहदारी खुशकिस्मती से खाली थी। नाग एहतियात के तौर पर फर्श पर रेंगने की बजाय तेजी से दीवार पर चढ़कर छत के साथ चिपक गया और आगे बढ़ने लगा। आगे राहदारी बाएं जानिब घूम गई। नाग भी उसी तरफ चला। क्या देखता है कि एक कमरे के रोशनदान में से बनफशी रंग की रोशनी बाहर आ रही है। नाग ने रोशनदान में से झांक कर दूसरी जानिब देखा तो खुशी से झूम गया। दूसरी जानिब कमरे के वस्त में शीशे का एक बॉक्स पड़ा था जिसमें अंबर खामोश लेटा हुआ था। नाग रोशनदान में से खिसक कर कमरे में आ गया। कमरा खाली पड़ा था। नाग ने दरवाजे को देखा जो बाहर से बंद था और फिर अंबर के बॉक्स के पास आकर इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। अंबर बॉक्स में बेहोश पड़ा था मगर वह नाग को देख रहा था। बॉक्स में बनफशी शुआएं भरी हुई थीं। नाग ने कोने वाला बटन नीचे कर दिया। बॉक्स में रोशनी बुझ गई। नाग बॉक्स का ढकना उल्टाकर अंबर को बॉक्स में से बाहर निकालकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। अंबर होश में ही था मगर वो हरकत नहीं कर सकता था। नाग ने कहा, अंबर तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? नाग ने अंबर की आंखों से अंदाज़ा लगा लिया कि अंबर उसकी आवाज़ सुन रहा है। नाग ने कमरे का जायजा लिया। वहाँ सिवाय शीशे के बॉक्स के और कुछ नहीं था। इतने में अंबर ने हरकत की। नाग ने अंबर का बाजू थाम लिया। अंबर का बाजू जो पहले ठंडा था अब गर्म हो गया था। अंबर ने आहिस्ता आहिस्ता अपने होंठ खोले और कहा, नाग मुझे अपने अंदर ताकत महसूस हो रही है। और अंबर उठकर बैठ गया। फिर बोला, मेरा ख्याल है इन बनफशी शुआओं ने मेरी खोई हुई ताकत वापस कर दी है। ये एक अजीब इत्तफाक हुआ है। ये बताओ कि शीला कहाँ है? नाग ने जल्दी जल्दी अंबर को साइंसदान मिस्टर स्टोन और शीला के बारे में सब कुछ बता दिया। अंबर ने कहा, ये एक बड़ी खतरनाक मखलूक है। हमें कुछ मालूम नहीं कि ये लोग मरते भी हैं या नहीं। तुमने शीला को चीफ से 1 हफ्ते की मोहलत लेने का कहा है, लेकिन सवाल यह है कि हम उसे लेकर यहाँ से कैसे बाहर निकल सकेंगे? नाग ने कहा, तुम्हारी ताकत अगर वापस आ गई है तो हमें इससे बड़ी मदद मिलेगी। अंबर बोला, मुझे कुछ पता नहीं कि इस मखलूक के जवाबी हमले से एक बार फिर मेरी ताकत खत्म हो जाए। मैं मर तो नहीं सकूंगा लेकिन तुम्हारी और शीला की जान खतरे में है। अंबर ने उठकर दरवाजे को हाथ लगाकर देखा, फिर जरा सा दबाया तो वो खुल गया। उसका ताला टूट चुका था। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी ताकत सचमुच वापस आ गई है नाग। नाग ने कहा, यह बड़ी खुशी की बात है। अब हमें शीला को लेकर यहाँ से फरार होने की कोशिश करनी चाहिए। अंबर बोला, दरवाज़ा खुल गया है, तुम सांप बनकर मेरे साथ आओ। इस वक्त हमें गैबी शीशा ही इस मुश्किल से निकाल सकता है। नाग खुशी से उछल पड़ा, अरे मैं तुम्हारे शीशे को तो भूल ही गया था। क्या वो अभी तक तुम्हारी जेब में ही है? हाँ, अंबर ने जेब में हाथ डालकर कहा, गैबी शीशा खुशकिस्मती से मेरी जेब में ही है। इस मखलूक ने शायद उस शीशे को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। अंबर ने गैबी शीशा अपने हाथ में थाम लिया। नाग ने सांप की शक्ल इख्तियार कर ली। अंबर ने नाग को उठाकर अपनी जेब में रख लिया और कहा, मेरी रहनुमाई करना कि शीला कौन से कमरे में बंद है। हमें इस वक्त उसे वहां से निकालकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। नाग ने सांप की जुबान में कहा, लेकिन हमें यह नहीं पता कि इस तहखाने से बाहर जाने वाला रास्ता कौन सा है। अंबर ने कहा, यह भी मालूम कर लेंगे। अंबर राहदारी में आ गया। उसने अपने पीछे कमरे को उसी तरह बंद कर दिया। जिस कमरे में शीला बंद थी वो राहदारी के दूसरे कोने पर था और नाग अभी अभी वहां से निकल कर आया था। वो अंबर की रहनुमाई कर रहा था। अंबर शीला के कमरे में दाखिल हो गया। खुशकिस्मती से रास्ते में किसी ने उनका रास्ता न रोका। शीला उसी तरह सहमी हुई पलंग पर बैठी थी। नाग कमरे में दाखिल होने से पहले ही इंसानी शक्ल में आ गया था और उसने अंबर को बता दिया था कि शीला को उसके सांप बनने की खबर नहीं है। अंबर और नाग को देखकर शीला को बड़ा हौसला हुआ। वो अंबर की तरफ देखकर बोली, प्यारे दोस्त अंबर, खुदा का शुक्र है तुम्हें जिंदा हालत में देख रही हूँ। अंबर ने कहा, शीला अब जल्दी से उठो और हमारे साथ चलो, हम यहाँ से निकल रहे हैं। शीला छलांग लगाकर पलंग से उतर आई। वो तीनों कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़े।
गैबी शीशा अंबर के हाथ में था। वो राहदारी में पहुंचे ही थे कि अचानक सामने से जर्द आदमी आता दिखाई दिया। जर्द आदमी ने उन तीनों को देखा तो वहीं रुक गया। वो हमला करने ही वाला था, मगर अंबर ने उसे इतना मौका ना दिया। अंबर गैबी शीशे का बटन दबाकर उस पर रोशनी फेंक चुका था। रोशनी का गोला जर्द आदमी पर पड़ा तो उसका 4 बाजू वाला जिस्म सफ़ेद होकर जर्रों में बदल गया और फिर वो गायब हो गया। अब वो राहदारी में मशरिक की तरफ भाग उठे। राहदारी के कोने में एक लिफ्ट लगी थी। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद था। अंबर ने बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर से नीचे आकर अपने आप खुल गई। अंबर, नाग और शीला लपक कर उसमें सवार हो गए। लिफ्ट उन्हें लेकर ऊपर जाकर रुक गई। दरवाज़ा खुला तो अंबर ने सर बाहर निकाल कर देखा। उसने जल्दी से अपना सर पीछे कर लिया क्योंकि लिफ्ट एक बड़े हॉल में आकर रुक गई थी, जहां अंबर ने चीफ को देखा कि वो 2 आदमियों के साथ शीशे के सतूनों की तरफ देख रहा था। अंबर ने सरगोशी की, खामोश रहो, चीफ जा रहा है। शीला को अंबर और नाग ने अपने पीछे छुपा लिया था। अचानक चीफ की आवाज़ सुनाई दी। लिफ्ट ऊपर आई है मगर इसके अंदर से कोई नहीं निकला, ये क्या बात है? अंबर ने आहिस्ता से कहा, मुसीबत इस तरफ आ रही है, मैं तैयार हूँ, तुम लोग मेरे पीछे रहना। चीफ अपने दोनों आदमियों के साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ा जिसका दरवाज़ा खुला था। अंबर के लिए ये एक्शन का लम्हा था। वो एकदम से लिफ्ट से निकलकर सामने आ गया और उसने गैबी शीशे का बटन दबा दिया। शीशे का रोशन दायरा चीफ और उसके 2 आदमियों पर पड़ा। एक आदमी छलांग लगाकर पीछे को भागा, मगर चीफ और जर्द रंग वाला आदमी गैबी रोशनी के शीशे की जद में आ चुके थे। इस रोशनी का अमल इस कदर तेज था कि उसकी किरणों में आते ही चीफ और उसके साथी का जिस्म सफ़ेद होकर देखते ही देखते जर्रों में बदलकर गायब हो गए। अंबर ने चिल्लाकर कहा, जो भाग रहा है उसे जाने दो, जल्दी से उस तरफ दौड़ो। अंबर, नाग और शीला शीशे के सतूनों वाले कमरे से निकलकर दूसरे हॉल कमरे में आ गए। यहाँ 4 आदमी खड़े थे। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई लेजर गन से फायर कर दिया। अंबर और शीला की खुशकिस्मती थी कि फायर उनके करीब से गुजर गया। इतनी देर में ये चारों के चारों आदमी अंबर के गैबी शीशे की जद में आकर गायब हो चुके थे। यहाँ से एक शीशे का जीना ऊपर जाता था। अंबर, नाग और शीला भागकर जीना चढ़ने लगे। ऊपर एक गोल सुरंग थी। सुरंग आगे जाकर जहाँ बंद होती थी वहाँ एक और 4 बाजुओं वाला पहरेदार खड़ा पहरा दे रहा था। उसने ज़मीनी इंसानों को अपनी तरफ आते देखा तो अपनी गन का रुख उनकी तरफ कर दिया। अंबर चिल्लाया, ज़मीन पर लेट जाओ। वो एकदम से ज़मीन पर लेट गई। अंबर ने लेटे लेटे गैबी शीशे की रोशनी पहरेदार पर डाली, जिसकी गन का फायर अंबर के बाजू पर आकर लगा था, मगर अंबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। रोशनी के दायरे में आते ही पहरेदार अपनी जगह पर सफ़ेद होकर चमक गया और फिर सफ़ेद जर्रों में तब्दील होकर 1 सेकंड में गायब हो गया। अंबर ने उठकर सामने वाली दीवार को टटोल कर देखा। नाग और शीला भी उसके पास आ गई। यहाँ अंधेरे में अंबर ने एक खुफिया रोशनी चमकती देखी। ये रोशनी एक तकोनी हत्थी में से निकल रही थी। अंबर ने उस हत्थी को खींच दिया। इसके साथ ही दीवार एक तरफ को खिसक गई और पहली बार दिन की रोशनी सामने नजर आई। वह छलांगे लगाकर दरवाजे में से बाहर निकल गई। उनके बाहर निकलने के बाद पहाड़ का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। नाग उन्हें लेकर सीधा पहाड़ों के दरमियान वाले दर्रे में पहुंचा। यहाँ नाग साइंसदान मिस्टर स्टोन को छोड़ गया था, मगर वो वहाँ नहीं था। अंबर ने कहा, ये कहाँ चला गया? कहीं इस मखलूक ने उसे पकड़ तो नहीं लिया? नाग और शीला ने इधर उधर देखा। शीला को एक पत्थर के पीछे मिस्टर स्टोन नजर आया। वो लपक कर वहाँ गई तो देखा कि सफ़ेद बालों वाला साइंसदान बड़े मज़े से सो रहा था। शीला ने उसे जगाया तो आंखें मल कर बोला, शीला, ये तुम हो? फिर वो अंबर और नाग को भी देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मिस्टर नागा, मैं तुम्हारी उम्मीद छोड़ बैठा था, मगर तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो सचमुच शीला और अंबर को ले आए। अंबर ने कहा, अब हमें यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए। भयानक मखलूक हो सकता है हम पर अपने मुहलिक हथियारों से हमला कर दे। साइंसदान कहने लगा, हम कीमियाई कीचड़ लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। ये कीचड़ ही हमारी निजात का वाहिद जरिया है। नाग बोला, मगर अंबर कहता है कि उसको हाथ लगाने से उसे झटका लगा और वो और शीला दोनों बेहोश हो गए थे। साइंसदान बोला, ख्वाह कुछ भी हो, ये कीचड़ बड़ा कीमती है। इसमें ईंधन का खजाना है। ये हमें इस सियारे से अपनी दुनिया पर वापस पहुंचा सकता है। नाग और अंबर ने तालाब की तरफ देखा। अभी तक पहाड़ के खुफिया दरवाजे में से भयानक मखलूक का कोई आदमी बाहर नहीं निकला था। शीला ने कहा, मिस्टर स्टोन, हो सकता है कि रात होने की वजह से उस कीचड़ में एटमी एनर्जी आ गई हो। इस वक्त सूरज निकला हुआ है। मेरा ख्याल है दिन की रोशनी में यह कीचड़ एटमी रिएक्शन से पाक होगा। नाग बोला, इसमें खतरा है। अंबर ने कहा, यह तजुर्बा खतरनाक भी हो सकता है। हम बड़ी मुश्किलों से भयानक मखलूक की कैद से निकले हैं। साइंसदान ने कहा, मैं कीचड़ को निकाल लूंगा। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मैं अपनी जान की कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन उस ईंधन की हमें अशद ज़रूरत है। वो तेज तेज चलते तालाब के पास आकर रुक गए। अंबर ने जेब से गैबी शीशा निकालकर उसकी रोशनी तालाब के ऊपर पड़ी हुई शीशे की बुलबुला नुमा छत पर डाली। छत रोशनी पड़ते ही गायब हो गई। साइंसदान ने झुककर कीचड़ में हाथ डाल दिया।
वो कीचड़ हाथ में उठा लाया। वो खुश होकर बोला, शीला तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त निकला, कीचड़ में किसी किस्म का रिएक्शन नहीं है। साइंसदान ने जेब से रुमाल निकालकर कीचड़ को उसमें डाल लिया और बोला, अब हमें यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने पहाड़ी दर्रे में तेज तेज चलना शुरू कर दिया। अजीब बात थी कि 4 बाजू वाली मखलूक उनके ताक़ुब में अपनी ज़ेरे ज़मीन लेबॉर्ट्री से बाहर नहीं निकली थी। शायद इसकी वजह यह थी कि उनका चीफ और जर्द आदमी जो साइंसदान था गायब हो चुके थे। दोपहर तक ये चारों पहाड़ियों में चलते रहे। दोपहर के बाद वो उन काले पहाड़ों से बाहर निकल आए। उनके सामने अब संगलाख बंजर मैदान था। सफ़र करते करते उन्हें रात हो गई। साइंसदान ने जर्द ग़िज़ाई गोलियां निकालकर शीला और नागंबर को दी। ये गोलियां भूख और प्यास से निजात दिलाती थी। नागंबर को ज़रूरत तो नहीं थी मगर वो खा गई। रात उन्होंने एक छोटी पहाड़ी के दामन में बसर की। दूसरे दिन सुबह उठकर अपना सफ़र फिर शुरू कर दिया। इस तरह सफ़र करते करते अंबरनाग, शीला और साइंसदान दरिया के किनारे पर पहुंच गए। दरिया पार करने के बाद उन्होंने घाटी में उसी पहाड़ी गार में आकर दम लिया जहां शीला पहली बार अंबर को लेकर आई थी। शीला और साइंसदान बेहद थक गए थे। यहाँ उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और फिर आपस में सलाह मशवरा करने लगे कि उन्हें खलाई शटल तक कैसे पहुंचना चाहिए। कीमियाई ईंधन वाला कीचड़ साइंसदान के पास रुमाल में बंधा हुआ पड़ा था। उस रुमाल को उसने गार में एक तरफ रख दिया था। शीला कहने लगी, अगर हम सबके सामने खलाई शटल तक गए तो वो आदमखोर खलाबाज हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साइंसदान कहने लगा, जब हमने उन्हें बताया कि हम अपने साथ ईंधन लाए हैं और अब हम अपनी ज़मीन पर वापस जा सकते हैं तो वो हमें कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि वो तो खुश होंगे। शीला ने कहा, मिस्टर स्टोन, आप भूल रही हैं कि हमारे साथी आदमखोर बन चुके हैं। अब उन्हें अपनी ज़मीन से कोई दिलचस्पी नहीं रही। वो वैसे दरिंदे बन गई हैं। अगर हम उनके पास गए तो वो हम सबको खा जाएंगे। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें उनके पास जाकर उन्हें ईंधन के बारे में बताकर समझाना चाहिए। आखिर वो पढ़े लिखे हैं, वैसी हो गए हैं तो क्या हुआ, वो समझ जाएंगे और हम शटल के लिए ईंधन तैयार करने का अमल शुरू कर सकेंगे। साइंसदान बोला, अंबर ठीक कहता है शीला, हमें हर हालत में अपनी खलाई शटल तक जाना है। उस कीमियाई कीचड़ से हम खलाई शटल में जाकर ही ईंधन निकाल सकते हैं। वहाँ छुपकर भी पहुंचे तो खलाबाज साथियों को हमारे आने की खबर हो जाएगी। नाग कहने लगा, मैं इस तजवीज़ की तायद करता हूँ। काफ़ी गौर फिक्र के बाद आखिर वो इसी नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें अपने खलाबाज साथियों के पास जाकर उन्हें समझाना चाहिए। रात उन्होंने गार के अंदर ही आराम किया। दूसरे दिन जब सुबह सूरज निकल आया तो अंबर, नाग, मिस्टर स्टोन और शीला घाटी के खोज से निकलकर खलाबाजों की झोंपड़ियों की तरफ रवाना हो गए। 1 घंटे बाद उस जंगल में आ गए जिसके किनारे पर खलाबाजों की झोंपड़ियां थीं। झोंपड़ियों से कुछ फासले पर ये लोग रुक गए। झोंपड़ियों पर खामोशी छाई हुई थी। बाहर भी कोई दाढ़ी वाला खलाबाज नजर नहीं आ रहा था। शीला बोली, इस वक्त तो हमारे साथी अपने किसी मुर्दा साथी के गोश्त को भूनकर खा रही होती हैं। ये लोग कहाँ चले गए? साइंसदान ने कहा, हो सकता है हमारे साथी अभी तक सो रहे हों। हमें चलकर मालूम करना चाहिए। जब वह झोंपड़ियों के दरमियान गए तो उन्हें वहां किसी जगह भी कोई साथी नजर न आया। अंबर ने कहा, हमें मकानों के अंदर जाकर मालूम करना चाहिए। वो एक झोंपड़ी के पास गए। उसका दरवाज़ा बंद था। अंबर ने दरवाज़ा खोला तो दिन की रोशनी में उसे अंदर एक खौफनाक मंजर नजर आया। झोंपड़ी के फर्श पर दाढ़ी वाले खलाबाज की लाश पड़ी थी। उसका सीना और पेट फटा हुआ था और उसके अंदर से दिल और अंतड़ियां निकाली जा चुकी थी। साइंसदान, नाग और शीला अजीब नज़रों से एक दूसरे को तकने लगे। अंबर ने कहा, इसके साथियों ने इसे मार डाला होगा। साइंसदान बोला, अगर हमारे साथियों में से किसी ने इसे हलाक किया होता तो इसकी लाश अब तक खाई जा चुकी होती। तो फिर इसको किसने हलाक किया है? शीला ने सवालिया अंदाज में कहा। नाग ने कहा, हमें दूसरी झोंपड़ियों में चलकर पता करना चाहिए। वहाँ दूसरे खलाबाजों से मालूम करते हैं। लेकिन वो जिस झोंपड़ी में गए वहाँ हर खलाबाज की लाश इस हालत में पड़ी थी कि उसके जिस्म में से दिल और अंतड़ियाँ गायब थीं। अब तो साइंसदान और शीला दहशत ज़दा से होकर रह गए। स्टोन ने कहा, यह किसी बाहर वाले ने हमला किया है, मगर यहाँ बाहर से कौन आ सकता है? अंबर ने नाग की तरफ देखकर कहा, नाग, कहीं ऐसा तो नहीं कि भयानक मखलूक ने रात को यहाँ हमला कर दिया हो और अपने चीफ का बदला इन लोगों से लिया हो? नाग कहने लगा, ऐसा भी हो सकता है। वो झोंपड़ियों से निकलकर खलाई शटल की तरफ चल पड़े। शीला बड़ी डरी हुई थी और अंबर के साथ लगकर चल रही थी। खलाई शटल में कोई खलाबाज साथी नहीं था। साफ मालूम हो रहा था कि उन खलाबाजों को किसी गुमनाम बला ने सोते में हला करके उनकी अंतड़ियां और दिल खा लिए हैं। साइंसदान स्टोन ने कीमियाई कीचड़ को खलाई शटल की दूसरी मंजिल वाली खलाई लेबॉर्ट्री में ले जाकर एक सिलेंडर में डाल दिया और उसमें से ईंधन निकालने का अमल शुरू कर दिया। हमारे आदमखोर साथियों के साथ जो कुछ हुआ वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। हम इस शटल से बाहर नहीं निकलेंगे
क्योंकि मुझे यकीन है कि यहाँ कोई बला आ गई है। शीला ने कहा, मैं तो शटल में ही रहूंगी, इसका दरवाज़ा भी हम बंद रखेंगे। नाग मुस्कुराया, इतना डरने की भी क्या ज़रूरत है। अंबर ने कहा, जिंदगी मौत तो खुदा के हाथ में है। साइंसदान स्टोन सिलेंडर में कुछ कीमियाई कतरे डाल रहा था। बोला, मगर जिंदगी की हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज़ है। कीमियाई दवाई के कतरे डालने से कीचड़ में से बुखारात निकलने शुरू हो गए। साइंसदान स्टोन ने कहा, यह बुखारात एक बार जमकर बर्फ़ बन जाएंगे, उसके बाद ये बर्फ़ एक लंबे तजुर्बाती अमल से गुजरेगी और फिर हमें वो ईंधन मिलेगा जो इस खलाई शटल को यहाँ से उड़ाकर हमें ज़मीन तक पहुँचा देगी। नाग ने कहा, इस कीचड़ से ईंधन हासिल करने में कितने दिन लग जाएंगे। साइंसदान ने कहा, कम से कम 1 हफ्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 10 रोज़ तो ज़रूर लगेंगे। शीला खलाई शटल के कॉकपिट में जाकर बैठ गई। अंबर और नाग भी उसके पास आकर कुर्सियों पर बैठ गए। साइंसदान अपने तजुर्बे में मसरूफ़ था। शीला ने अंबर से कहा, अंबर, कहीं ये आदमखोर बला हमारी शटल में भी तो नहीं आ जाएगी। अंबर मुस्कुराया, शीला तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं और नाग जब तुम्हारे पास हैं तो तुम्हें कोई शय नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शीला ने नाग की तरफ देखकर कहा, हाँ अंबर, तुम ठीक कहते हो। नागा ने मुझे वहां बताया था कि उसके पास कोई खुफिया मंत्र है जिसको पढ़कर ये गायब हो जाता है। क्यों नाग, तुम वाकई गायब हो जाते हो? मुझे गायब होकर दिखाओ प्लीज। नाग ने हंसकर कहा, शीला मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, भला कभी कोई इंसान भी गायब हो सकता है। फिर तुम उस कमरे में कैसे पहुंच गई थी? शीला ने पूछा। नाग ने अंबर की तरफ देखा। अंबर ने कहा, शीला ये तुम किन बातों में पड़ गई हो? नाग कभी गायब नहीं हुआ, इसके पास ऐसा कोई मंत्र भी नहीं है। नाग ने शीला से कहा, तुम पढ़ी लिखी साइंसदान औरत हो, फिर इस तरह क्यों डर रही हो? शीला ने तुनक कर कहा, हम कोई अपनी ज़मीन पर नहीं है, ये एक खलाई से आ रहा है, यहाँ कोई भी बला हम पर हमला कर सकती है। अच्छा फिर तुम ही बताओ कि हमारे साथी खलाबाजों को किसने हलाक किया है? अंबर कहने लगा, शीला इन बातों को भूल जाओ, तुम शटल में ही रहना, बाहर मत निकलना, हम तुम्हारी हिफाजत भी तो करेंगे, तुम क्यों घबराती हो? नाग ने कहा, और हफ्ता 10 दिन ही की तो बात है, खलाई शटल को 8-10 दिनों में ईंधन मिल जाएगा, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। साइंसदान स्टोन अभी तक तजुर्बे में लगा था। शीला ने उसके करीब जाकर कहा, मिस्टर स्टोन, हमारे साथी अगरचे वैसे आदमखोर हो चुके थे, फिर भी वो हमारे साथी थे, हमें उनकी लाशों को मुनासिब जगह दफन करके ऊपर सलीब लगा देनी चाहिए। क्या तुम समझते हो कि यह हमारा फ़र्ज़ नहीं है? साइंसदान बोला, मैं एक साइंसदान हूँ, मेरे नज़दीक आदमी जब मर जाता है तो उसके जिस्म के अज्जा बेकार हो जाते हैं, और वो कब्र के अंदर हों या बाहर, उन्हें मिट्टी में ही मिलना होता है। शीला ने कहा, फिर भी हम अपने साथियों को इस तरह बेगौरो कफन नहीं छोड़ सकते, ये गैर इखलाकी बात है। साइंसदान ने कहा, तो फिर तुम जाकर झोंपड़ियों में से लाशें एक जगह सही करके उन्हें गड्ढा खोदकर दफन कर दो, मैं तो इंतहाई अहम काम कर रहा हूँ, तुम अंबर को साथ ले जाओ। शीला ने अंबर से जिक्र किया तो वो बोला, मैं तैयार हूँ, मगर तुमको डर तो नहीं लगेगा? तुम तो कहती थी कि तुम इस खलाई शटल से अब बाहर नहीं निकलोगी। शीला ने कहा, यह हमारा मजहबी फ़र्ज़ है, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? तुम मेरे साथ होगे तो मुझे डर नहीं लगेगा। नाग अंबर की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अंबर ने कहा, अच्छा बीबी चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंबर ने शीला को साथ लिया और शटल से निकलकर झोंपड़ियों के सामने आ गया। एक झोंपड़ी में से बेलचा निकालकर वो गड्ढा खोदने लगा। शीला उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। अंबर की ताकत का शीला को अभी तक इल्म नहीं हुआ था। अंबर उसे अपनी पूरी ताकत दिखाना भी नहीं चाहता था, फिर भी वो तेजी से गड्ढा खोद रहा था। जब गड्ढा तैयार हो गया तो अंबर ने कहा, चलो अब एक एक करके झोंपड़ियों में से लाशें निकालते हैं। इतने में वहां नाग और स्टोन भी आ गए। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। नाग और अंबर ने झोंपड़ियों में से खलाबाजों की सारी फटी हुई लाशें निकालकर गड्ढे में डालकर गड्ढे में मिट्टी भर दी। शैला ने एक झोंपड़ी में से लकड़ी की छोटी स्लीब लेकर गड्ढे के ऊपर लगा दी और हाथ बांधकर आंखें बंद करके दुआ मांगने लगी। अंबर और नाग ने भी हाथ बांधकर अपनी आंखें बंद कर लीं और दिल में खुदा से उन खलाबाजों की मगफिरत के लिए दुआ करने लगे। उन तीनों की आंखें बंद थीं कि एक खौफनाक चीख की आवाज़ सुनाई दी। सबने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। शीला तो डरकर अंबर के पीछे हो गई। चीख के बाद मौत जैसा सन्नाटा छा गया। नाग, अंबर और साइंसदान चारों तरफ देखने लगे। चीख की आवाज़ इंसान और किसी दरिंदे की मिली जुली आवाज़ थी। साइंसदान स्टोन ने खलाई शटल की तरफ जाते हुए कहा, जल्दी से शटल के अंदर चलो, ये कोई खलाई दरिंदा है। अंबर और नाग उस दरिंदे का खोज लगाना चाहते थे, मगर शीला और मिस्टर स्टोन के मजबूर करने पर उन्हें भी शटल की तरफ जाना पड़ा। खलाई शटल में दाखिल होने के बाद उसका फौलादी दरवाज़ा बंद कर दिया गया। शटल की दूसरी मंजिल की गोल खिड़की के शीशे में से ये लोग बाहर देखने लगे। उस वहशतनाक चीख के बाद किसी की चीख की आवाज़ न आई। साइंसदान ने कहा, हमें यहाँ 2 बरस हो गए हैं रहते हुए, मगर ये चीख हमने पहली बार सुनी है। शीला कहने लगी, हो सकता है ये वही खलाई मखलूक हो।
और हमारी तलाश में यहाँ आई हो। नाग बोला, हम में से किसी को बाहर जाकर उस मखलूक का पता चलाना चाहिए। शीला गुस्से से बोली, तुम बहुत बहादुर बनते हो नाग, हमें तुम्हारी जिंदगी की भी फिक्र है। मिस्टर स्टोन ने कहा, हम अभी इसी खलाई शटल में रहेंगे, हमें खलाई दरिंदे के पीछे जाने और अपनी जिंदगी खतरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर वह दोनों हाथों को एक दूसरे से मलते हुए बोला, मुझे ईंधन बनाने का काम तेज कर देना चाहिए ताकि हम जितनी जल्दी हो सके इस मनहूस सैयारे से निकल जाएं। अब तो हमारे साथियों में से भी कोई नहीं बचा। साइंसदान मिस्टर स्टोन अपनी खलाई शटल की छोटी सी लेबॉर्ट्री की तरफ चला गया। शीला ने अंबर से कहा, अंबर, मुझे तो यकीन है कि यही वो खलाई दरिंदा है जिसने हमारे साथी खलाबाजों को हलाक किया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अंबर ने कहा, हो सकता है ऐसा ही हो। शीला बड़ी हमदर्दी से बोली, अंबर, तुम हरगिज बाहर मत जाना। नाग मुस्कुराकर कहने लगा, फिक्र न करो, तुम्हारे दोस्त अंबर को कुछ नहीं होगा। शीला ने कहा, नाग, तुम कहते हो तुम्हें एक ऐसा मंत्र आता है जिसको पढ़कर तुम गायब हो सकते हो, तो फिर तुम गायब होकर बाहर जाओ और इस खलाई चीज का खोज लगाओ। नाग अंबर की तरफ देखने लगा। अंबर ने कहा, वक्त आने पर नाग जरूर गायब होकर पता चलाएगा। दिन गुजरता चला गया। जब दोपहर का वक्त हुआ तो अचानक आसमान पर काले स्याह बादल छाने लगे। शीला लेबॉर्ट्री में मिस्टर स्टोन की मदद कर रही थी। अंबर और नाग खलाई शटल के इंजन रूम यानी कॉकपिट में बैठे मारी और केटी के बारे में बातें कर रहे थे। अंबर, मारी और केटी बहुत याद आती हैं, उनसे मिले अरसा गुजर गया है, कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ हैं। थिसोंग भी तो उनके साथ ही है। अंबर कहने लगा, हाँ नाग, इतनी देर हम पहले कभी एक दूसरे से जुदा नहीं रहे। इस सियारे पर तो मुझे यकीन है कि मारी और केटी वगैरह नहीं है। नाग ने कहा, अब तक तो ऐसा ही जाहिर होता है, लेकिन अगर खलाई शटल का ईंधन तैयार हो गया तो हम इन लोगों के साथ वापस अपनी ज़मीन पर जाकर क्या करेंगे? मुझे नहीं यकीन कि मारी और केटी हमारी ज़मीन पर हों। वो तो खला में सफ़र कर रही थीं जब मैं उनसे अलग हुआ था। अंबर बोला, नाग भैया, कुछ नहीं कहा जा सकता कि मारिया केटी कहाँ हैं। वो हमारी ज़मीन पर भी पहुँच सकती हैं और खला में किसी सियारे पर भी उतर सकती हैं। नाग ने कहा, तो फिर तुम्हारी क्या राय है? क्या हमें इस खलाई शटल में शीला और स्टोन के साथ वापस अपनी ज़मीन पर चले जाना चाहिए? अंबर थोड़ी देर के लिए खामोश रहा, फिर अपने सर पर हाथ फेर कर बोला, मेरी राय में तो हमें लोगों के साथ ही इस मनहूस सियारे से निकल जाना चाहिए। अपनी ज़मीन पर पहुंचकर देख लेंगे। फिर वो नाग की तरफ देखकर कहने लगा, और अभी ये भी तो पूरी तरह यकीन नहीं कि हमारी खलाई शटल ज़मीन पर पहुंच भी सकेगी कि नहीं। नाग ने कहा, साइंसदान स्टोन कीचड़ से ईंधन ज़रूर तैयार कर लेगा, वो बड़ा लायक साइंसदान है। तो फिर चलेंगे अपनी ज़मीन पर, हम अकेले यहाँ रहकर क्या करेंगे? अंबर ने कहा। नाग खलाई शटल की खिड़की के शीशे में से बाहर देखने लगा। बड़े काले काले बादल छा रहे हैं अंबर, इतने काले बादल हमारी ज़मीन पर नहीं होते। अंबर भी बाहर तकने लगा। बादल वाकई बड़े काले स्याह थे और अब उनमें बिजली चमकने लगी थी और वो गरजने भी लगे थे। उनकी गरज से ऐसा महसूस होता था कि जैसे जंगल में दूर कहीं शेर धाड़ रहे हों। दिन का तीसरा पहर था, मगर काले काले बादलों की वजह से बाहर अंधेरा सा छा गया। इतने में शीला कागज़ के गिलासों में कॉफ़ी बनाकर ले आई। अंबर, तुमने कभी कॉफ़ी पी है? कॉफ़ी का एक डिब्बा मैंने यहाँ बचा कर रखा हुआ था, ये लो, तुम भी पियो। अंबर ने कॉफ़ी का गिलास लेकर कहा, शीला, मैं कोई जंगली आदमी नहीं हूँ, तरक्की याफ्ता मॉडर्न दुनिया में रहता हुआ यहाँ आया हूँ। शीला ने अंबर की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, सॉरी अंबर, तुम तो नाराज़ हो गए, मेरा मतलब ये नहीं था। नाग बोला, भाई, कॉफ़ी की इस वक्त मुझे भी ज़रूरत महसूस हो रही थी। देखो ना बाहर कितने काले काले बादल छा रहे हैं और गरज भी रहे हैं। अंबर ने कॉफ़ी का घूंट लेकर कहा। शीला बोली, कभी कभी यहाँ बड़े घने बादल छा जाया करते हैं और बारिश भी खूब होती है। बाहर बारिश शुरू हो गई, बिजली रह रहकर चमकती, बादल गरजते, बारिश बड़ी मूसलाधार होने लगी। शीला कॉफ़ी का गिलास लेकर लेबॉर्ट्री की तरफ जाते हुए बोली, अरे, मैं मिस्टर स्टोन को कॉफ़ी देना भूल ही गई। नाग ने पूछा, ईंधन तैयार करने का काम कहाँ तक पहुँचा है? शीला दरवाजे में गर्दन घुमाकर बोली, मिस्टर स्टोन का काम शेड्यूल के मुताबिक हो रहा है। मेरा ख्याल है 1 हफ्ते के बाद हम इस शटल को लेकर यहाँ से परवाज कर जाएंगे। शीला मुस्कुराती हुई दूसरी तरफ चली गई। नाग ने अंबर की तरफ देखा। अंबर भैया, मेरा ख्याल है कि अपनी दुनिया में पहुंचकर शीला तुमसे ज़रूर शादी करने को कहेगी। अंबर हंस पड़ा। नाग, यार, कभी कभी तुम बड़ी मजाहिया बातें करने लगती हो। भला मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं शीला जैसी खुशशक्ल औरत को अपनी आंखों के सामने बुढ़ी खूसट होते नहीं देख सकता, और ख़ास तौर पर ऐसी हालत में कि वो तो बुढ़ी खूसट हो जाए, उसकी झुर्रियाँ लटकने लगें और मैं उसी तरह जवान रहूँ। नाग बोला, अगर उसने शादी के बारे में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो तुम क्या कहोगे?
अंबर ने कहा, अरे भाई वो ऐसा नहीं करेगी, तुमको मेरे बारे में ख्वामखा खुशफहमी हो रही है, और अगर उसने शादी की ख्वाहिश का इजहार किया भी तो मैं उसे समझा दूंगा कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। नाग हंसने लगा। बाहर बारिश हो रही थी। अंबर ने कहा, नाग, मुझे दरिंदे की चीख का ख्याल आ रहा है। ये चीख 4 बाजू वाली मखलूक की नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है ये कोई दूसरी मखलूक है और इसी ने यहाँ के खलाबाजों को हलाक किया है। नाग बोला, 4 बाजू वाली मखलूक भी तो दरिंदा बन सकती है, हमें क्या मालूम वो कौन सा रूप धार ले। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। रात का घुप अंधेरा छा गया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नाग और अंबर लेबॉर्ट्री में आ गए। मिस्टर स्टोन बड़ी मेहनत से काम कर रहा था। शीला उसकी मदद कर रही थी। अंबर और नाग को देखकर शीला ने कहा, तुम लोग जाकर आराम करो, हमें तो अभी रात गए तक काम करना है। मिस्टर स्टोन इतना मसरूफ था कि उसे बात करने की भी फुर्सत नहीं थी। नाग ने कहा, अच्छा हम सोने जाते हैं, तुम भी आराम करो शीला, तुम पहले ही बहुत थकी हो। अंबर ने कहा, तुम्हें शीला का बहुत ख्याल है नाग। क्यों ना हो, नाग मेरा भाई है, शीला मुस्कुराकर बोली। अंबर और नाग मुस्कुराते हुए कॉकपिट में आ गए। उन्हें नींद तो नहीं आ रही थी, फिर भी वो आंखें बंद करके बर्थ पर लेट गए और मारी और केटी की बातें करने लगे। रात गुजरती चली गई। बिजली उसी तरह चमक रही थी, बारिश भी उसी तरह हो रही थी। खलाई शटल के अंदर बादलों की गरज की आवाज़ आ रही थी। कुछ वक्त गुजरा होगा कि अचानक शीला की चीख की आवाज़ सुनाई दी। अंबर और नाग भागकर लेबॉर्ट्री में पहुंचे। मिस्टर स्टोन पहले ही शीला की चीख सुनकर परेशान खड़ा था। बोला, वो अपने कैबिन में सोने गई थी, ऊपर चलकर पता करते हैं। और वो तीनों ऊपर वाली मंजिल में शीला के कैबिन की तरफ दौड़े। शीला पहले ही कैबिन के बाहर खड़ी खौफ से कांप रही थी। क्या हुआ शीला? मिस्टर स्टोन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। अंबर और नाग भी उसके करीब आ गए। शीला इस कदर सहमी हुई थी कि उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अंबर ने उसे तसल्ली दी कि हम तुम्हारे पास हैं, बताओ तो सही कि क्या हुआ है। शीला ने लरसती हुई आवाज़ में कहा, वो बला आई थी। कौन सी बला? स्टोन ने ताज्जुब से पूछा। वो शीला को लेकर उसके कैबिन में आ गई, उसे कॉफ़ी का एक घूंट पिलाया। जब ज़रा शीला की तबीयत संभली तो उसने कहा, मैं अपने बिस्तर पर आकर लेटी ही थी कि मुझे ख्याल आया कैबिन की बत्ती गुल कर दूं। मैंने बत्ती गुल कर दी। मेरे कैबिन की खिड़की के इस शीशे में से बिजली चमकती तो इसकी रोशनी अंदर आती थी। मैं खिड़की को तकते हुए सोने की कोशिश कर रही थी कि मुझे बाहर खिड़की के शीशे पर एक बला का भीगा हुआ डरावना चेहरा नजर आया। उसकी शक्ल कैसी थी? अंबर ने पूछा। शीला ने कहा, ऐसी डरावनी शक्ल मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। उसकी एक आंख का डेला बाहर को निकला हुआ था, नाक लंबा होकर गर्दन तक आया हुआ था, सर के दरमियान में एक सींग था और मोटे से लटकते हुए होंठों में से 4 नोकीले दांत बाहर निकले हुए थे। उसने अपने नोकीले पंजे खिड़की के शीशे से चिपकाए हुए थे और शीला डरकर सिमट गई। मिस्टर स्टोन ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं शीला बेटी, तुम आराम करो। अगर वो बला है भी तो खलाई शटल में दाखिल नहीं हो सकती। ये लो, मैं खिड़की के आगे पर्दा गिरा देता हूँ, तुम सो जाओ, हम तुम्हारे पास मौजूद रहेंगे। मिस्टर स्टोन ने खिड़की के आगे प्लास्टिक का पर्दा खींच दिया। शीला चुपके से बिस्तर पर लेट गई। साइंसदान स्टोन, अंबर और नाग कैबिन से बाहर आ गए। स्टोन ने कहा, यह ज़रूर वही दरिंदा है जिसने हमारे साथी खलाबाजों की जान ली है। अंबर बोला, मगर वो शटल की दूसरी मंजिल पर बाहर से कैसे आ गया? या तो उसका कद बहुत लंबा है और या फिर वो दीवारों से चिपक सकता है। नाग खामोश था। स्टोन कहने लगा, उस खूंखार दरिंदे की यहाँ मौजूदगी हमारे काम में रुकावट डालेगी, उसका हलाक किया जाना बहुत ज़रूरी है। अंबर ने कहा, सुबह उसकी तलाश में निकलेंगे, अभी तो बारिश हो रही है। साइंसदान स्टोन ने अंबर और नाग की तरफ देखा और कहा, तुम लोग शीला के कैबिन के बाहर ही सो जाओ, मैं लेबॉर्ट्री में जाकर काम करूंगा। तुम भी सो जाओ मिस्टर स्टोन, अंबर ने कहा। स्टोन बोला, मुझे जल्द अज जल्द ईंधन तैयार करना है अंबर, यहाँ दरिंदे की मौजूदगी से अब हमारे यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये कहकर मिस्टर स्टोन अपनी लेबॉर्ट्री में चला गया। अंबर और नाग कैबिन के बाहर ही लेट गए। नाग कहने लगा, मेरा ख्याल है मुझे शटल से बाहर जाकर पता चलाना चाहिए कि यह खौफनाक बला है क्या चीज़। अंबर ने कहा, हमें नुकसान पहुंच सकता है नाग, ये काम कल सुबह मैं करूंगा। वो इसी तरह बातें करते रहे। साइंसदान मिस्टर स्टोन छोटी सी लेबॉर्ट्री में बड़ी मेहनत से काम कर रहा था। कीमियाई कीचड़ में से उसने बर्फ़ की स्याह काशें निकालना शुरू कर दी थी। उसके तजुर्बे का पहला मरहला ख़त्म हो गया था। लेबॉर्ट्री का दरवाज़ा बंद था, शीशे की खिड़की भी बंद थी और उसके आगे से प्लास्टिक का पर्दा हटा हुआ था। मिस्टर स्टोन की पीठ खिड़की के शीशे की तरफ थी। उसने एक शीशे की नलकी में दवाई के चंद कतरे डाले तो उसमें से धुआं निकलने लगा। स्टोन पीछे हट गया। धुआं ज़्यादा हुआ तो स्टोन ने गोल खिड़की का शीशा खोल दिया ताकि धुआं बाहर निकल जाए। धुआं बाहर निकल गया तो साइंसदान खिड़की को बंद करना भूल गया।
वो अपने काम में इन हमाक से लगा था। कीचड़ की काशों को वो अलग अलग शीशे के मर्तबानों में बंद करके उसमें बिजली का करंट दाखिल करने लगा। वो लेबॉर्ट्री के मेज़ पर झुका हुआ था। अचानक उसके पीछे खुली खिड़की में से उसी खौफनाक बला का चेहरा नमूदार हुआ। मिस्टर स्टोन को कुछ पता नहीं था कि उसके पीछे खिड़की में से उसकी मौत झांक रही है। बाहर बारिश उसी तरह हो रही थी। बिजली चमकी तो खौफनाक दरिंदे का चेहरा रोशन हो गया। उसका वही हुलिया था जो शीला ने बताया था। सर पर सींग था। एक आंख का डेला बाहर निकला हुआ था। मोटे लटके हुए होंठों में से 4 नोकीले दांत बाहर को निकले हुए थे। मिस्टर स्टोन अपने पीछे उस खौफनाक बला से बेखबर काम में जुटा हुआ था कि खौफनाक बला ने अपना पंजा खिड़की में से अंदर डाल दिया। खौफनाक बला का बाजू सांप की तरह लचकीला था और पंजे के नाखून बाहर को निकले हुए थे। साइंसदान स्टोन मेज पर जरा सा झुका नलकी को हिला रहा था कि अचानक उसकी गर्दन पर किसी का हाथ पड़ा। स्टोन ने हड़बड़ाकर पीछे देखा तो उसे खिड़की में गुर्राती हुई बला का चेहरा नजर आया। इससे पहले कि स्टोन के मुंह से चीख निकलती, खौफनाक बला ने अपना पंजा मिस्टर स्टोन की गर्दन पर इतनी जोर से मारा कि स्टोन की आधी गर्दन कट गई। अंबर और नाग वहां से चंद कदम दूर शीला के कैबिन के बाहर शिफाफ फर्श पर आंखें बंद किए खामोश लेटे थे। वो जाग रहे थे। बादल जोर से गरजा तो नाग ने आंखें खोल दी और कहा, अंबर तुम जाग रहे हो? अंबर ने भी आंखें खोल दी। बोला, हम तो हजारों साल से जाग रहे हैं नाग भैया। नाग ने कहा, यह बारिश तो रुकती ही नहीं। मालूम होता है यहाँ कई कई दिन बारिश होती है। अंबर बोला, अब तो यही उम्मीद लगी है कि साइंसदान स्टोन जल्दी से ईंधन तैयार करने में कामयाब हो और हम इस मनहूस सियारे से निजात हासिल करें। नाग उठकर बैठ गया और लेबॉर्ट्री के बंद दरवाजे की तरफ देखकर कहने लगा, कितनी देर से अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कहीं मिस्टर स्टोन अंदर सो तो नहीं गया? अंबर कहने लगा, अरे नाग भैया, स्टोन एक साइंसदान है और साइंसदान बहुत कम सोया करते हैं। अचानक लेबॉर्ट्री से ऐसी आवाज आई जैसे कोई चीज मेज पर से नीचे गिर पड़ी हो। अंबर और नाग की आंखें लेबॉर्ट्री के दरवाजे की तरफ उठ गईं। एक बार फिर खामोशी छा गई। अंबर ने कहा, ये अंदर क्या गिरा था? नाग बोला, कोई चीज गिरी होगी, स्टोन काम कर रहा है। अंबर ने सर खुजाते हुए कहा, मेरा दिल कहता है कि दाल में कुछ काला है, मेरे साथ आओ। अंबर जल्दी से उठकर लेबॉर्ट्री के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा अंदर से बंद था। नाग भी उसके पास आ गया। अंबर ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक देकर स्टोन को आवाज दी और कहा, मिस्टर स्टोन, मैं अंबर हूं। तुम जाग रहे हो क्या? इस दफा भी अंदर से किसी ने जवाब न दिया। अंबर ने नाग की तरफ तशवीश से देखा। फिर अंबर ने थोड़ा सा जोर लगाकर दरवाजा चौपट खोल दिया। अंदर रोशनी हो रही थी और फर्श पर साइंसदान स्टोन की लाश इस तरह पड़ी थी कि उसकी आधी गर्दन कटी हुई थी। पेट और सीना चाक था और उसकी अंतड़ियां और दिल गायब था। नाग ने देखा खिड़की खुली थी। वो लपक कर खिड़की की तरफ गया। अंबर ने जल्दी से कहा, नाग, खिड़की के पास मत जाना, क्योंकि अंबर को मालूम था कि नाग को नुकसान पहुंच सकता है। नाग ने खिड़की में से बाहर झांक कर देखा और बोला, ये उसी खौफनाक बला का कारनामा है अंबर, मगर ये खिड़की किसने खोल दी? अंबर ने कहा, ऐसा मालूम होता है कि किसी वजह से स्टोन ने खुद ही खिड़की खोली होगी, क्योंकि अगर खौफनाक बला खुद खिड़की खोल सकती तो शीला के कमरे में भी खिड़की खोलकर आ जाती। अंबर स्टोन की लाश को देख रहा था। नाग, ये तो बड़ी अफसोसनाक बात हुई है। मिस्टर स्टोन बहुत अच्छे इंसान थे। उन्हें वैसे भी अभी जिंदा रहना चाहिए था, क्योंकि यह खलाई शटल के लिए ईंधन तैयार कर रहे थे। नाग ने कहा, अब क्या करें? शीला को तो बड़ा सदमा होगा। अंबर बोला, अब हमें उस खौफनाक बला से छुटकारा पाना ही होगा। उसने स्टोन की चादर पर सफ़ेद चादर डाल दी और बोला, शीला को सुबह ही बताया जाएगा, अभी उसे आराम करने दो। दिन निकला तो शीला को मिस्टर स्टोन की मौत की दुख भरी खबर सुनाई गई। वह स्टोन की लाश देखकर सख्ते में आ गई। फिर उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहना शुरू हो गए। अंबर और नाग ने उसे हौसला दिया और कहा कि वो खौफनाक बला को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंबर ने नाग से कहा, तुम शीला के साथ खलाई शटल में ही रहो, मैं बाहर जाकर खौफनाक बला का सुराग लगाता हूँ। शीला ने अंबर का बाजू थाम लिया। नहीं नहीं अंबर, तुम मत जाओ, तुम्हारे पास कोई पिस्तौल भी नहीं है। शीला ने नाग से कहा, तुम अगर गायब हो सकती हो तो तुम क्यों नहीं चले जाते? नाग ने अंबर से कहा, शीला ठीक कहती है, मैं बाहर जाता हूँ। अंबर बोला, हमें मिस्टर स्टोन की लाश को दफन भी करना है, बेहतर है कि हम दोनों ही लाश को लेकर बाहर जाते हैं। शीला, तुम शटल का दरवाज़ा बंद कर लेना। अंबर और नाग ने मिस्टर स्टोन की लाश को चादर में लपेट लिया और उसे खलाई शटल से बाहर ले आए। शीला ने दरवाज़ा बंद कर लिया। वो गोल शीशे में से बाहर अंबर और नाग को देख रही थी। नाग ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। रात की मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह गड्ढों में पानी खड़ा था। दरख्तों से कतरे टपक रहे थे। अंबर ने लाश को कांधे पर डाला हुआ था। उसने नाग से कहा, खलाई शटल में से शीला तुम्हें देख रही होगी। इन दरख्तों के पीछे जाकर तुम उकाब की शक्ल इख्तियार करो और जाकर पता लगाओ कि कहीं खौफनाक बला इधर उधर तो नहीं छुपी हुई।
नाग ने कहा, पहले हम स्टोन की लाश को तो दफन कर लें। नाग अपने साथ बेलचा लाया था। उन्होंने झोंपड़ियों के सामने दूसरे खलाबाजों की बड़ी कब्र के पास ही जमीन खोदनी शुरू कर दी। गीली जमीन बड़ी जल्दी खुद गई। स्टोन की लाश को कब्र में बंद करके अंबर ने कहा, मैं इसी जगह बैठता हूँ। हो सकता है मुझे देखकर खौफनाक बला मेरी तरफ आए, मैं उसे निमट लूंगा। उतनी देर में तुम उकाब बनकर एक चक्कर लगाओ। नाग ने उकाब की शक्ल इख्तियार की और दरख्तों के ऊपर उड़ गया। अंबर वहीं गीली कब्र के पास एक पत्थर पर बैठ गया। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने चारों तरफ देख लेता था। चारों तरफ सन्नाटा छाया था। सिर्फ दरख्तों पर रुके हुए बारिश के कतरों के टपकने की आवाज आ जाती थी। झोंपड़ी के दरवाजे खुले थे। अंबर उठकर झोंपड़ियों की तरफ चला। उसने एक एक झोंपड़ी में जाकर देखा। झोंपड़ियां वीरान और खाली पड़ी थीं। खौफनाक बला अंदर कहीं नहीं थी। वो बाहर आ गया। उसने दरख्तों की ओर से निकलकर खलाई शटल की तरफ देखा कि कहीं खौफनाक बला उधर न चली गई हो। अगरचे उसे यकीन था कि शटल का फौलादी दरवाज़ा बंद होने की वजह से बला उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकेगी, फिर भी वह शीला की तरफ से फिक्रमंद था। खलाई शटल के पास कोई नहीं था। अंबर वापस स्टोन के करीब कब्र के पास आकर पत्थर पर बैठ गया और दरख्तों की तरफ देखने लगा। उसे उकाब गोता लगाकर अपनी तरफ आता नजर आया। यह नाग था। नाग उसके पास आकर फिरफिराता हुआ जमीन पर उतर आया। फिर नाग इंसानी शक्ल में आ गया। अंबर ने पूछा, कुछ सुराग मिला? नाग बोला, आसपास का सारा इलाका छान आया हूँ, मुझे किसी जगह कोई खौफनाक बला दिखाई नहीं दी। हाँ, इस जंगल के अंदर कहीं ना छुपी बैठी हो। अंबर ने कहा, तुम कछुए सांप को बुलाकर पूछो, शायद उन्हें उस बला के बारे में कुछ पता हो। अच्छा ख्याल है, नाग ने कहा। अंबर और नाग दोनों झोंपड़ियों के आगे बने हुए लकड़ी के बरामदे में आ गए। यहाँ नाग ने सांप की आवाज़ में वहाँ के कछुए सांप को आवाज़ दी। थोड़ी ही देर बाद वही कछुआ सांप नमूदार हुआ। उसकी 4 गर्दनें हिल रही थीं। नाग ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि यहाँ एक खौफनाक बला मौजूद है। उसने हमारे कई आदमियों को हलाक कर डाला है। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? सांप कछुआ बोला, मुकद्दस नाग, हमने आज तक यहाँ किसी बला का नाम नहीं सुना, ना ही किसी खौफनाक बला को देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि काले पहाड़ों वाले जिन भूत ने किसी भूत को इधर भेज दिया हो? नाग ने कहा, कुछ भी हो, तुम जंगल में जाकर पता करो कि कोई खौफनाक बला तो नहीं छुपी हुई। जो हुक्म मुकद्दस नाग। ये कहकर सांप कछुआ जमीन से 1 फुट की बुलंदी पर उड़ता हुआ जंगल के दरख्तों में गायब हो गया। अंबर कहने लगा, मुझे शीला के पास जाना चाहिए, कहीं वो परेशान न हो रही हो। नाग ने कहा, तुम जाओ, मैं सांप कछुए की वापसी का इंतजार करूंगा। अंबर वापस खलाई शटल की तरफ रवाना हो गया। शटल का फौलादी दरवाजा बंद था। अंदर से शीला ने हत्थी को उल्टा घुमाकर उसे कुफल लगा रखा था। अंबर को आता देखकर शीला ने हत्थी को उल्टा घुमाकर बटन दबा दिया। फौलादी दरवाजा खुल गया। अंबर अंदर दाखिल हुआ तो दरवाजा फिर उसी तरह बंद करके कुफल लगा दिया गया। शीला ने बेताबी से पूछा, कुछ पता चला? अंबर बोला, नाग खोज में गया है, वो पता लगा कर आएगा। हमने मिस्टर स्टोन को दफन कर दिया है। शीला उदास हो गई। मिस्टर स्टोन हमारे बुजुर्ग साथी थे, बड़े नेक दिल इंसान थे। उनकी वजह से मुझे आदमखोर खलाबाजों में रहते हुए भी डर नहीं लगता था। अंबर ने कॉकपिट की कुर्सी पर बैठते हुए कहा, शीला, अब कीमियाई कीचड़ से ईंधन निकालने के काम का क्या होगा? अगर हम ईंधन तैयार ना कर सके तो फिर इस मनहूस सियारे से कभी ना निकल सकेंगे। शीला बोली, फार्मूला मिस्टर स्टोन की लेबॉर्ट्री में मौजूद है, मैं उस पर काम जारी रख सकती हूँ। कुछ देर लग जाएगी मगर मुझे यकीन है कि मैं ईंधन तैयार कर लूँगी। शाबाश, ये काम बहुत ज़रूरी है शीला। शीला ने डब्बी में से जर्द ग़िज़ाई गोली निकालकर एक खुद खाई और एक अंबर को दी। हमारे पास ग़िज़ाई गोलियाँ सिर्फ 1 माह के लिए ही रह गई हैं। अंबर ने कहा, खुदा राज़िक है और फिर मेरे यकीन है कि हम इससे पहले यहाँ से निकल जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी, शीला ने जवाब दिया। वो बैठे बातें करते रहे। शीला ने अंबर से पूछा, ये नाग के पास वाकई गायब होने का कोई मंत्र है? अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, अरे नहीं भाई, वो तो तुमसे मजाक कर रहा था। भला कोई आदमी गायब हो सकता है? शीला भी जरा सा मुस्कुराई। जभी तो मैं भी हैरान थी कि ये कैसे हो सकता है कि आदमी गायब हो जाए। इतनी तरक्की तो हमारी साइंस ने भी अभी तक नहीं की। अंबर खामोश होकर बाहर देखने लगा। वो नाग के बारे में परेशान था। उसे बार बार ख्याल आ रहा था कि उसने नाग को अकेला बाहर छोड़कर कहीं गलती तो नहीं की, क्योंकि नाग के जिस्म पर हमला हो सकता था। अंबर ने अचानक उठकर कहा, नाग ने देर कर दी है, मैं बाहर जाकर उसे देखता हूँ, तुम दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। शीला ने कहा, तुम निहत्ते हो अंबर, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। अंबर बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। ये कहकर अंबर खलाई शटल से बाहर निकल आया। एहतियात के तौर पर उसने गैबी शीशा जेब से निकालकर अपने हाथ में पकड़ लिया कि शायद अचानक इसी की ज़रूरत पड़ जाए। वो पानी के गड्ढों से बचता बचाता जब उस जगह पहुंचा जहां वो नाग को छोड़ गया था तो देखा कि नाग वहां पर नहीं था।
अंबर का दिल धड़क उठा। अंबर ने इधर उधर नाग को देखा मगर नाग कहीं भी नहीं था। उसने नाग को आवाज दी, कोई जवाब ना आया। अंबर ने झुककर जमीन पर देखा, नाग के पांव के निशान के साथ साथ चलने लगा। जंगल में एक गड्ढे के पास जाकर ये निशान गायब हो गए। ये कभी हो ही नहीं सकता था कि नाग पानी के गड्ढे में डूब गया हो। गड्ढा छोटा सा था और उसमें बारिश का पानी जमा था। फिर भी अंबर ने दरख्त की एक टहनी तोड़कर गड्ढे के पानी में डालकर हिलाई। गड्ढा बिल्कुल खाली था। अब तो अंबर परेशान हो गया। बस उसे एक ही खतरा था कि कहीं खौफनाक बला ने नाग को हड़प ना कर लिया हो, क्योंकि अगर नाग को अपनी शक्ल बदलने का मौका ना मिले तो उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता था। अंबर को सांप कछुए का ख्याल आ गया। अंबर ने फौरन सांप की जुबान में कछुए सांप को आवाज दी। चंद सेकंड के बाद झाड़ियों पर उड़ता हुआ कछुआ सांप आ गया। उसने आते ही पूछा, मुकद्दस नाग देवता कहाँ है? अंबर ने कहा, मैं नाग देवता का भाई अंबर हूँ। तुमने मुझे उसके साथ अभी अभी देखा था। मुझे बताओ कि नाग देवता कहाँ है? कछुआ सांप बोला, नाग देवता का भाई भी हमारे लिए मुकद्दस है, मगर मैं तो अभी अभी नाग देवता को इसी जंगल में इसी गड्ढे के किनारे छोड़कर गया था। अंबर ने पूछा, नाग देवता यहाँ जंगल में इतनी दूर किस लिए आया था? कछुआ सांप बोला, नाग देवता को मैंने जब बताया कि जंगल में खौफनाक बला मुझे कहीं नहीं मिल सकी तो उसने कहा कि मैं जंगल में खुद चलकर उसे तलाश करता हूँ। मैं उनके साथ साथ इस गड्ढे तक आया और उन्हें कहा कि वो वापस चले जाएं, क्योंकि यहाँ बारिश वाली रात के बाद भूत प्रेत आते हैं। लेकिन उन्होंने वापस जाने की बजाय मुझे चले जाने का हुक्म दिया। अंबर सोच में पड़ गया। फिर कछुए सांप की तरफ देखकर कहा, मुझे नाग देवता की खुशबू भी नहीं आ रही। कछुआ सांप कहने लगा, मुकद्दस नाग की खुशबू मुझे भी नहीं आ रही। अंबर ने कहा, तुम जंगल में जाकर नाग देवता का खोज लगाओ। अगर तुम्हें कहीं नाग देवता का सुराग मिले तो मुझे आकर बताना। मैं तुम्हें खलाई शटल के पास मिलूंगा। जो हुक्म नाग देवता के भाई। ये कहकर कछुआ सांप चला गया। अंबर वापस खलाई शटल की तरफ रवाना हुआ। जब उसने शटल में जाकर शीला को बताया कि नाग का कोई पता नहीं चल रहा तो शीला हक्की बक्की होकर रह गई। क्या तुमने उसे जंगल में तलाश किया है? उसने अंबर से पूछा। अंबर ने कहा, मैंने जंगल में कोई जगह नहीं छोड़ी। शीला ने खौफजदा आवाज में कहा, कहीं उसे भी? मगर नहीं, नाग के साथ ऐसा नहीं हो सकता। अंबर ने कोई जवाब ना दिया। खामोश होकर कॉकपिट के स्टूल पर बैठ गया। शीला, जो कुछ तुम सोच रही हो वही मैं भी सोच रहा हूँ, मगर मैं ये तसव्वुर करते हुए डरता हूँ कि नाग को खौफनाक बला ने हलाक कर दिया है। शीला जल्दी से बोली, ऐसा ना कहो अंबर, नाग तुम्हारा ही नहीं हमारा भी बड़ा प्यारा दोस्त है। खुदा ना करे कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। फिर कुछ सोचकर बोली, लेकिन नाग तो गायब हो सकता है। उसे खौफनाक बला कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो गायब हो सकता है ना अंबर? अंबर ने आह भरकर कहा, नहीं शीला, वो गायब नहीं हो सकता। होता तो मैं उसके बारे में इतना परेशान ना होता। शीला बोली, अंबर, हमें नाग का हर हालत में खोज लगाना होगा। उसके बगैर हम यहाँ से नहीं जा सकते। अंबर ने कछुए सांप और नाग के सांप होने के बारे में शीला को कुछ नहीं बताया था। वो बताना भी नहीं चाहता था। उसने कहा, मुझे यकीन है कि हम नाग को ढूंढ लेंगे। वो जिंदा है। मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है। शीला ने कहा, खुदा तुम्हारी जुबान मुबारक करे। अंबर खिड़की के गोल शीशे में से बाहर देख रहा था। उसे कछुए सांप का इंतजार था। शीला ने कहा, तुम बाहर क्या देख रही हो? अंबर ने अपना चेहरा खिड़की से पीछे कर लिया और सर पर हाथ फेर कर बोला, देख रहा हूं कि खौफनाक बला इस वक्त कहाँ होगी। इस बला ने हमें सख्त नुकसान पहुंचाया है और अभी तक हमारे पीछे लगी है। शीला ये कहकर लेबोरेटरी की तरफ चली गई कि अंबर, खुदा के लिए उस बला का जिक्र न करो। मैं मिस्टर स्टोन के काम को शुरू करने लेबोरेटरी जा रही हूँ। उम्मीद है हम ईंधन तैयार कर लेंगे। शीला के जाने के बाद अंबर खिड़की में से बाहर तकने लगा। कछुआ सांप उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो स्टूल से उठकर आराम कुर्सी पर नीमदराज हो गया। थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि शीला घबराई हुई आई और बोली, अंबर, मैंने कछुआ देखा है जिसके 4 सांप जैसे मुंह हैं। अंबर एकदम से उठ खड़ा हुआ। कहाँ है कछुआ सांप? लेबोरेटरी की खिड़की के बाहर। वो झाड़ी के ऊपर उड़ता फिर रहा है। अंबर ने शीला से कहा, तुम लेबोरेटरी में जाकर काम करो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। नहीं, तुम बाहर मत जाना, मुझे अकेले में डर लगता है। अंबर बोला, भाई मेरा बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। तुम नीचे आकर शटल के दरवाजे को अंदर से बंद कर लो। अंबर तेजी से खलाई शटल की निचली मंजिल में आ गया। शीला उसके पीछे पीछे थी। अंबर ने शटल का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। शीला ने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके अंदर से कोफर लगा दिया। अंबर खलाई शटल की दूसरी जानिब झाड़ियों की तरफ गया तो उसने कछुए सांप को देखा कि वो झाड़ियों के ऊपर उड़ रहा था। अंबर ने सांप की आवाज़ में से कहा कि वो झोंपड़ियों की तरफ आए। अंबर लपक कर झाड़ियों की तरफ चला गया। कछुआ सांप भी वहां आ गया। अंबर ने उसे नाग के बारे में दरियाफ्त किया तो कछुए सांप ने कहा, नाग देवता के भाई, मुझे नाग देवता कहीं नजर नहीं आया, लेकिन एक जगह मैंने उसकी खुशबू आती महसूस की है। कहाँ नाग की खुशबू आ रही है? अंबर ने बेताबी से पूछा। कछुए सांप ने कहा, यहाँ से जुनूब की तरफ दरिया पार नस्वारी रंग का एक डरावना पहाड़ है।
उस पहाड़ के अंदर से मुझे नाग देवता की खुशबू आती महसूस हुई है। मैंने बहुत देखा मगर मुझे वहां कोई गार्ड नजर नहीं आया और मैं पत्थर के पहाड़ के अंदर सुराख नहीं कर सकता। अंबर ने कहा, तुम मुझे वहां ले चलो। फिर कुछ सोचने के बाद अंबर ने कहा, नहीं, मैं वहां चला गया तो शीला अकेली रह जाएगी, मैं उसे अकेली छोड़कर नहीं जा सकता। कछुआ सांप बोला, मुकद्दस नाग देवता के भाई, उस औरत की हम हिफाजत करेंगे। अंबर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, अगर खलाई शटल अंदर से बंद कर ली जाए और उसकी खिड़कियां भी बंद हों तो खलाई वाला अंदर दाखिल नहीं हो सकती। अच्छा, तुम मुझे नसवारी पहाड़ का रास्ता बताओ, मैं अकेला ही वहां जाऊंगा। कछुए सांप ने अंबर को नसवारी पहाड़ को जाने वाले रास्ते के बारे में सब कुछ बता दिया। अंबर ने कछुए सांप को रुखसत कर दिया और खुद शीला के पास आ गया। उसने शीला को बताया कि उसका दिल कह रहा है कि नाग जनूब की तरफ जो पहाड़ है वहां कैद है। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं वहां जाकर सुराग लगा सकता हूँ। शीला परेशान सी होकर चुप हो गई। अंबर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, शीला, मेरा जाना बहुत जरूरी है, अगर देर कर दी तो कहीं नाग को कोई नुकसान न पहुंच जाए। खलाई शटल के अंदर तुम बिल्कुल हिफाजत से होगी, अंदर कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। शीला ने जब यह मजबूरी देखी तो कहा, ठीक है अंबर, यह हमारे दोस्त नाग की जिंदगी का मसला है, मैं यहाँ अपने आप को बंद कर लूंगी, तुम फौरन जाकर नाग को तलाश करो। अंबर ने शीला को एक बार फिर तसल्ली दी और खलाई शटल से निकलने के बाद नसवारी पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त सूरज गुरूब होने ही वाला था मगर अंबर के रास्ते में रात की तारीकी कभी रुकावट नहीं बनी थी। वो शीला की तरफ से मुतमईन था कि खलाई शटल में वो पूरी तरह महफूज होगी। अंबर जंगल में से गुजर रहा था, यह भी शीशा उसकी जेब में था। जंगल काफी वसी था, वहां से गुजरते गुजरते उसे रात हो गई। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि अंबर को भी दरख्तों के खाके बहुत धुंधले नजर आ रहे थे। आसमान पर एक बार फिर बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। अंबर चलता गया। जंगल की दूसरी तरफ दरिया था। वो दरिया के किनारे पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई। अंबर रुकना नहीं चाहता था। उसे नाग की बहुत फिक्र लगी थी कि वह जरूर किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। अंबर दरिया में उतर गया और उसने दूसरे किनारे की तरफ तैरना शुरू कर दिया। दरिया का पाट ज्यादा बड़ा नहीं था, बारिश मूसलाधार हो रही थी। अंबर दूसरे किनारे पर पहुंचकर जनूब की तरफ चल पड़ा। रात के अंधेरे में उसे नसवारी पहाड़ दूर से दिखाई देने लगा। ये पहाड़ एक स्याह साए की तरह बहुत दूर खड़ा था। अंबर उसकी तरफ चलता गया। अभी रात थोड़ी बाकी थी कि अंबर नसवारी पहाड़ के पास पहुंच गया। उसने सांस खींचकर महसूस किया कि वाकई वहां से नाग की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। अंबर पहाड़ की दूसरी तरफ आ गया। यहाँ इतना गहरा अंधेरा था कि अंबर को भी कोई रास्ता या कोई गार तलाश करने में काफी मुश्किल पेश आ रही थी। उसने सोचा कि किसी जगह बैठकर बाकी रात गुजारने का इंतजार करना चाहिए। दिन की रोशनी में वो पहाड़ का अच्छी तरह जायजा ले सकेगा। चुनाचे अंबर पहाड़ से कुछ गज दूर एक आगे को बढ़ी हुई काली चट्टान के नीचे जाकर बैठ गया। नाग की हल्की हल्की खुशबू यहाँ भी आ रही थी। अंबर सोचने लगा कि नाग यहाँ पहाड़ के अंदर कैसे चला गया। अगर वो खौफनाक बला उसे उठाकर अंदर ले गई है तो उसने नाग को अभी तक जिंदा कैसे छोड़ा है। अंबर की समझ में ये मुअम्मा नहीं आ रहा था। अभी सुबह होने में 1 घंटा बाकी था और बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। बिजली चमकती तो नसवारी पहाड़ की गीली दीवार थोड़ी देर के लिए रोशन होकर बुझ जाती। अंबर आंखें खोले चारों तरफ देख रहा था। फिर वह चट्टान की दीवार से टेक लगाकर नीमदराज हो गया और नाग के बारे में तरह तरह के ख्याल उसको परेशान करने लगे। वो नाग की जिंदगी की दुआएं मांगने लगा। बादल एक बार जोर से गरजा तो उसके साथ ही अंबर ने एक चीख की आवाज सुनी। वो उठकर बैठ गया। चीख की आवाज उसी खौफनाक बला की थी। यही वो चीख थी जिसको अंबर ने पहली बार खलाबाजों की झोंपड़ियों के बाहर सुना था। दूसरी बार फिर उसे चीख की आवाज सुनाई दी। अंबर ने गैबी शीशा अपने हाथ में पकड़ लिया और चट्टान के नीचे से निकलकर गिरती बारिश में चट्टान के पीछे आ गया। यहाँ एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा था। अंबर ने उसमें छलांग लगा दी और गर्दन गड्ढे के किनारे से निकालकर बारिश वाली रात के घटाटोप अंधेरे में चट्टान की तरफ तकने लगा। आगे क्या हुआ ये जानिए सीरीज की अगली कहानी में।